अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। जब मैं सुबह काम पे आई तो काफ़ी ज़्यादा टांग में दर्द हो रही थी, एंकल में बहुत पेन हो रही थी। लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि जब आप वो काम कर रहे होते हैं जिसे आप इंजॉय करते हैं तो दर्द भी गायब हो जाती है, टेंशनें भी उड़ जाती हैं। और हमारा @A+ ये एक बड़ा ही सिंपल एटीट्यूड है कि काम तो करना ही है, तो अगर लाड प्यार हंसी मजाक इंजॉय करके करें तो क्या ही बात है। और A+ की हमारी फैमिली है भी बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत। नईम है, अहमद हाशमी हैं, देन वी हैव द लवली अनम। उसके अलावा हमारी बाकी सारी जो टीम है वो बहुत ही प्यार करने वाली, लविंग और सपोर्टिव है। एंड व्यूअर्स, जब आपको मोहब्बत और सपोर्ट मिलती है तो आई प्रॉमिस यू कि आपका एनर्जी लेवल 0 से 1000 पे चला जाता है, आपकी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो व्यूअर्स, यही कहूँगी कि हमेशा अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं। जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे और अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाएगी। और काम से जब आप घर जाएंगे तो आपका मूड अच्छा होगा, ना कि आप सड़े हुए मूड पे घर पे जाएं और घर वालों से लड़ें। ओह, घर वालों से याद आया, मेरे हस्बैंड की आज बर्थडे है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई डार्लिंग फैसल नकवी। एक ऐसे शख्स जिनको मैं जेन्युइनली कहूँगी कि ही इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल फॉर ऑल मैन। इसलिए क्योंकि एक बेहतरीन बेटे, बेहतरीन शौहर और बेहतरीन बाप, अ वंडरफुल ब्रदर, एंड उसके अलावा एन अमेजिंग इंटेलेक्चुअल। माशाल्लाह प्रिंसटन एंड येल के पढ़े हुए हैं फैसल, और मतलब ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। मगर कभी मैंने उस इंसान में गुरूर नहीं देखा, कभी एटीट्यूड नहीं देखा, और उसके साथ साथ कभी भी मुझे फैसल ने किसी भी काम से रोका नहीं। अगर मैं प्रोफेशनली कोई भी चीज़ करना चाहती हूँ, अगर पर्सनली मैं कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ, मुझे याद है कि कुछ साल पहले मुझे फतूर चढ़ा था और मैंने फैसल को कहा, फैसल मैंने आई वांट टू गो बैक टू कॉलेज, मैं जाके ना अपना मास्टर्स करना चाहती हूँ। बैचलर्स किया कनाडा से बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ, और उसके बाद आई नेवर वेंट बैक क्योंकि काम शुरू हो गया, ज़िंदगी, बच्चे, ये वो, ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो बीच में मुझे फतूर चढ़ा के मैंने जाना है। तो ही सेड, अच्छा ये कैसे होगा? मैंने कहा, साल के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर ही सेड, व्हाट अबाउट बच्चे? मैंने कहा, बच्चे या तो मैं ले जाऊँ या वो यहीं पे हों। कैन यू इमेजिन कि फैसल ने कहा, देखो अगर तुमने पढ़ाई अपनी कंप्लीट करनी है, जाना है, तो बच्चों के साथ शायद तुम डिस्ट्रैक्ट होगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो गो, डजंट मैटर, मैं पीछे से संभाल लूँगा। ये जो एक लाइन है ना कि जानी इट्स ओके, मैं संभाल लूँगा, इससे इंसान का हौसला इतना बढ़ जाता है। मैं ये बातें इसलिए नहीं शेयर करी क्योंकि मैं फैसल की बहुत तारीफ़ करना चाहती हूँ। मैं ये बातें इसलिए व्यूअर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस वक्त जो भी बीवियाँ या शौहर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देखें व्यूअर्स, ज़िंदगी टफ़ है। इट्स नॉट लाइक फैसल और मैं किसी टफ़ टाइम से नहीं गुजरे, बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे। मिसकैरेजेस हुई, फैसल के दिल में स्टेंट डला एट अ वेरी यंग एज, हार्ट का इशू हो गया, बहुत से मसाइल आए, पर्सनल फैमिली लाइफ में भी आए, हमारे आपस में झगड़े लड़ाइयाँ हुई, जो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर दोनों में से कम एक इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो, जो हर बात पे आपको ये कहे कि मैं संभाल लूँगा, तो व्यूअर्स ऑनेस्टली ज़िंदगी भी बड़ी आसान हो जाती है। तो आज दो बातें मैंने आपके साथ शेयर की। एक, प्रोफेशनली काम वो करें जिसको जब आप सुबह उठें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और एक्साइटमेंट हो कि मैंने काम पे जाना है। दूसरी बात, ज़िंदगी में जब लाइफ चॉइसेस करें तो ऐसे पार्टनर को चूज़ करें जो आपको मोहब्बत देगा, लव देगा, रिस्पेक्ट देगा, रिगार्ड देगा, और सबसे ज़्यादा बढ़ के आपको सपोर्ट देगा। और अगर अभी तक आप लोग एक दूसरे को सपोर्टिव मतलब नहीं प्रूव हुए या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दी, तो डजंट मैटर, आप बाद में भी ये कर सकते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा आप बना सकते हैं। सो एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, रिगार्ड दें एक दूसरे को, और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। व्यूअर्स, ज़िंदगी तो गुजरनी ही है, अगर उसे भरपूर अंदाज में हम इंजॉय कर लें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? ना कि हम झगड़े करें, लड़ाइयाँ करें, फड्डे करें और 24 घंटे एक कॉन्फ्लिक्ट में रहें या किसी मसले की सिचुएशन में रहें। लड़ाइयाँ हर इंसान की होती हैं। उसूल बना लें कि रात को सोने से पहले जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल करके सोना है, नाराज़ नहीं सोना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, लड़ के रात को नहीं सोना, जो भी झगड़ा फसाद है सोने से पहले उसको हल करना है, तो आपकी लड़ाई कभी लंबी होगी ही नहीं। मैं ऐसे भी कपल्स को जानती हूँ जो 8-8, 10-10 दिन एक दूसरे से रुसे रहते हैं,
मतलब लड़ भी नहीं रहे होते, चीख भी नहीं रहे होते, बस चुप हो जाते हैं। ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हम कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। मतलब एक चुप से 100 सुख नहीं मिलते, एक चुप से बाद में बहुत ज़्यादा बड़े और मसाइल होते हैं। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारें। मॉर्निंग विद जुगन को रेगुलरली देखें, क्योंकि हम भी आपको अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करें। अपनी ज़िंदगी को जितना अच्छा और प्लेजेंट बना सकते हैं उतना बनाएं। हमारी भी यही कोशिश होती है कि ज़िंदगी को बड़े प्लेजेंट और हैप्पी अंदाज में गुजारें, लाइफ को एंजॉय करें। जैसे मैंने आज केसरिया का बहुत ही प्यारा सा आउटफिट पहना है। ऑब्वियसली जब भी अब आजकल आउटफिट पहनती हूँ तो साथ में ये जो मेरा एंकल ब्रेस है ये पहनना पड़ जाता है, तो वो पूरी मेरे आउटफिट की लुक ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, 2 जूते नहीं पहन सकती, तो एक जूता पहन के मैं आऊँगी और इन्जॉय करूँगी, आपसे बात भी करूँगी और आप लोगों को याद कराऊंगी कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में जीना है, हैप्पी अंदाज में जीना है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी बहन शेफ मेजबीन है, उनके पास भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मेजबीन, मुझे ये बताइए कि हम बात करें एक अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुक की, और आप मुस्कुरा रही थी बिकॉज आई नो दैट यू आर ऑल्सो माशाल्लाह बहुत खुश हैं आप अपनी marriage में। अल्हम्दुलिल्लाह। और जुगन, इस बात के पीछे आपका ही जो है सारा क्रेडिट आपको है। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपने मुझे बहुत गाइडलाइंस दी हैं ज़िंदगी में, और थैंक यू सो मच। कैसी बातें करी हैं मेजबीन, मैं आपको क्या गाइड करूँगी, मैं तो खुद बड़ी नालायक और निकम्मी हूँ। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर मैंने कहा था कि बी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, ज़िंदगी में जब इंसान स्ट्रॉन्ग होकर आगे चलता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और व्यूअर्स, एक बात याद रखना, बहुत लोग आपको बहुत सी बातें कहेंगे, लोगों का काम है बातें करना। अगर आप वो बातें दिल पे ले लेंगे तो फिर किस किस की कौन कौन सी बात दिल पे लेंगे। जब मैंने अपने मीडिया में आना चाहती थी तो मुझे याद है, क्योंकि मेरी हाइट मैं 5'4" हूँ सिर्फ, तो मेरी कोई इतनी मैं को टॉल नहीं हूँ। मुझे याद है मेरे बहुत से जानने वालों ने कहा तुम कहाँ से करोगी, तुम मीडिया में आओगी, इतनी सी तुम गिटकी सी, गिट्ठी सी, बौनी सी। अगर मैं ये बात अपने सिर पे चढ़ा लेती, एंड बाय द वे उनमें से एक हमारे मुल्क की उस वक्त बहुत बड़ी मॉडल थी, और उन्होंने मुझे कहा कि जे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर नॉट मॉडल एक्टर मटीरियल। और अल्हम्दुलिल्लाह के व्यूअर्स, मैंने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया एज अ मॉडल, इसी गिट्टी हाइट में और अपने मोटापे में भी। सो द पॉइंट इज़, दुनिया में चेंज हम लोगों ने ही लेके आना है अपने कॉन्फिडेंस के साथ। और आपको पता है कि आपको बहुत से लोग बहुत सी अजीब किस्म की बातें कह रहे थे, बिल्कुल, लेकिन मेजबीन ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बिल्कुल। पास्ट में हम स्टक नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, जितनी ज़िंदगी है वो तो हमने जीनी है, और तो क्यों ना उसको हंस के जी लिया जाए। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। और इवन आप यकीन करेंगे, अभी भी लोग जीने नहीं देते कि तुमने शादी करके अगर यही दोबारा फिर फील्ड को ज्वाइन करना था तो तुमने शादी क्यों की। मुझे ये नहीं समझ आती, ये तो कुकिंग मेरा पैशन है। शादी कंपेनियनशिप के लिए होती है, एक अच्छी सुख की, 2 लोगों के साथ मिल के एक वो जो कहते हैं ना एक पार्टनरशिप होती है। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप पिंजरे में डाल दिए जाएं, आपको घर में लॉक कर दिया जाए और कहे हुन बह जाए थे पोछे ला। एक्सक्यूज़ मी, आई एम वेरी सॉरी। घर की जिम्मेदारी मियाँ बीवी दोनों की होती है, और शादी 2 लोगों के बीच में और उनकी फैमिलीज़ के बीच में होती है। तो आपस में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सपोर्ट करें, ना कि हम मसले और फसाद करें। और मैं भी काम इसलिए तो नहीं करती व्यूअर्स क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे कोई इस किस्म का कोई इशू है। मैं एजबीन, हम लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम इसे इंजॉय करते हैं, और इसीलिए टुटी लात के साथ भी मैं आ गई हूँ काम पे। सो प्लीज़ लोगों के ऊपर तनकीद करना और उनको लाइफ में मिसगाइड करने से इज्तनाब करें। अब हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बातचीत भी करेंगे, हमने मेन्यू भी जानना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चेहरे पे इतनी बड़ी पूरी 8000 दांतों वाली बतीसी क्यों निकली? क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी सी बहना, मेरी जान, एक फिनोमिनल इंसान। वैसे तो दिल चाहता है कहूँ कि फरहाल की मामा आई हैं हमारे पास, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट किया है अपने आप को मनवाने के लिए।
मेहनत उस लेवल की कि व्यूअर्स दिन में कभी कभी 3-3 शूट्स भी करना। जब इसी फोरम पे A+ पे बेहतरीन प्रोग्राम करती थी, तो जो इन्होंने एक वो मॉर्निंग शो में ड्रामा लाइव इन्होंने करना शुरू किया, वो एक लाइव मतलब सारे एक्टर्स के साथ और बाकायदा परफॉर्मेंसेस की। मतलब व्यूअर्स ऑनेस्टली मुझे अब 14 साल हो गए मॉर्निंग शोज होस्ट करते हुए, इवन आई कुड नॉट डू इट इवन दो आई एम ऑल्सो एन एक्टर। और मतलब PTV के बाद आई थिंक ये पहली दफ़ा लाइव ड्रामा हुआ था किसी भी टेलीविज़न स्टेशन पे। एंड यू नो आई कांट टेल यू कि मतलब जो अहमद हाशमी का एफर्ट था इसके अंदर, नईमुल हसन का था, आई मीन इट वाज अमेजिंग। बट आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स, एक तो ये बात हो गई जिसको जो सिग्निफिकेंटली मेरे जहन में वो बार बार पॉपअप करती है, बिकॉज व्यूअर्स मैं खुद देख के हक्का बक्का हो गई। मैं कहा ऐसे नाल बंदा कौन कम्पीट करे, ऐसे बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, उसके साथ साथ एज अ मॉडल ब्यूटिफुल, स्टनिंग, टॉल, गॉर्जियस, मतलब दिखने में भी हसीन, दिल की इतनी अच्छी और इतनी प्यारी कि जितना ये फिलैंथ्रोपी का काम लड़की करती है किसी को नहीं पता। शी इज़ एन एक्चुअल एग्जाम्पल के एक हाथ से देती है, दूसरे हाथ को नहीं पता चलता, मीडिया को क्या पता चलेगा। हमेशा छुप छुप के लोगों के काम आना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना। गेम शो होस्ट, मॉर्निंग शो होस्ट, वर्सेटाइल एक्ट्रेस। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी माँ और उससे भी बढ़ के बेहतरीन इंसान फिजा अली की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा बेबी कैसा है? मैं चकड़े जाऊं। मेरे बेबी को मतलब क्या किया है? टिकटॉक स्टार भी बन गई हो यार, ये क्या स्टोरी है? बाय द वे तुम्हें देख देख के मैंने भी टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। मेरे ऑलमोस्ट 100,000 फॉलोअर्स होने वाले यार वाह, आई एम सो हैप्पी। अच्छा मुझे तो देख देख के मैं नहीं कर सकती जो आप करते हो, मगर मुझे पता है, मुझे ये जो पुश दिया था ना, मुझे नादिया खान ने दिया था। मुझे नादिया खान ने कहा कि तुमने हर हाल में टिकटॉक नहीं छोड़नी, तुमने बनानी है। मेरे पास टिकटॉकर्स आया करते थे, वो मेरे साथ टिकटॉक का स्लोमो बनाते थे। उस स्लोमो के अंदर मैं कहती थी स्लोमो के मिलियंस ऑफ फॉलोअर हो जाती थी, वायरल हो जाती थी। मगर मैं उनको बोलती होती थी कि स्लोमो मत बनाओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मैं स्लोमो में करूँ क्या। इतना लंबा बंदा स्लोमो में चलता हुआ आता है, ऐसा लगता है सांप आ रहा है। तो मैं उनको कहती थी कि मेरे ना क्लोजेस लो। तो उस टाइम पे मैंने शुरू किया, मैंने कहा मेरे क्लोजेस लो। मैं फिल्मी अदाए वदाए मार के ना टिकटॉक पे वो परफॉर्म किया करती थी। अच्छा, घर आके कैसा लगा? ये भी तो घर ही है ना यार, घर वाकई घर इस तरह से ही है ना कि ये तो मेरा एक मैका है कि मैं मैका छोड़ के जब गई हूँ तो याद तो हमेशा आता रहा। मगर इस मैके में जितनी बहुएं आई हैं मैंने सबको एक्सेप्ट किया है और सारी बहुत प्यारी रही है और तुम वन ऑफ द फेवरेट, नो डाउट। आई लव यू। अच्छा, बट नाउ एक और बात, यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग शो। अच्छा, आजकल जो कर रही हो यार फिजा, क्या शो है यार। बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का सारा काम मुझे लगता है आसान है, किसी को हंसाना, किसी पे जुगत मारना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि एक बात मैं कहूँगी कि फिजा का जो शो है, आई मीन GNN पे आता है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड ऑब्वियसली एक चैनल पे बैठ के दूसरे चैनल की लोग यूजुअली बात नहीं करते, बट फिजा के करियर को जुगन काजिम और A+ हमेशा पुश करेगा, हमेशा प्रमोट करेगा, बिकॉज वी लव हर। उसके अलावा व्यूअर्स, जो इनके शो की सबसे अच्छी बात है, मजाक करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट विद इन लिमिट्स। हाँ, बाउंड्रीज एक सर्टेन लगता है कि वो आपने खुद ही सेट किया, क्योंकि देखो चैनल्स तो कहते हैं जो मर्जी करना है। एग्जैक्टली, एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने क्योंकि मजाक रात भी मैंने शुरू किया था, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता। मैंने और नुमान भाई ने उसके स्टार्ट के शोज़ किए थे, मगर उस वक्त में हम सब उम्मीद से कर रही थी। तो मेरी जो वो वाली टीम थी डॉक्टर साहब की, वो बहुत गुस्सा हो गई थी कि आपने जाके ये वाला काम क्यों किया। तो फिर खैर मैं कर नहीं सकती होती थी आगे। फिर उसके बाद जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला मेरे गेम शो के बाद, तो फिर मुझे बस ये था कि मैंने ये जो जुगते होती हैं कि तेरा मुंह इंज है जिमें तरबूज नू अख लगी होंगी है और ये वो, तो मैंने कहा मैं ये सब नहीं करूँगी। तो तेरा मुंह इंज है जिमें तरबूज नू अख लगी है। Good Lord, what a horrible thing to say। क्योंकि अपना आप सा याद आ रहा है तरबूज इसके ऊपर। Exactly, तो मैंने उनको बोला था कि कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि जो गेस्ट है उसको इज्जत देना तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। A+ से जब मैंने यहाँ पे मॉर्निंग शो करना शुरू किया था, तो जो मेरी टीम थी और जो जब्बार साहब थे, मेरी जान उससे तो पहले भी आप होस्टिंग तो कर ही रहे थे, you've been hosting, मगर मॉर्निंग शो कभी नहीं किया। मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से मुझे ना गेस्ट की इज्जत का पता चला कि कितना उसको एक रिस्पेक्ट देनी है, कितना टाइम देना है, कितनी उसको एक ऑनर देनी है। वो मुझे सिर्फ मॉर्निंग शो के बाद पता चला, वरना बाकी तो जो दूसरे कंटेंट वाले शोज होते थे उसमें ये वाली चीज़ों से मैंने कभी मुझे एटलीस्ट प्रैक्टिस नहीं थी। तो फिर मैंने जाके कहा कि हमारा शो भी गेस्ट बेस है, जिसमें पॉलिटिशियन आते हैं और थोड़ा सा मिक्स ऑफ करंट अफेयर, इंफरटेनमेंट। तो मैंने कहा गेस्ट की रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉलिटिशियन के साथ फड्डा लड़ाई डालना
चीज़ों को, प्रेजेंट सिचुएशन को उनसे पूछना कि आवाम इधर प्रॉब्लम में, उधर प्रॉब्लम में, मगर ये टोंट नहीं करना हमने, उनके जिसम मुंह पे बात अच्छा, नहीं इस शो का एक बहुत आई थिंक प्लस पॉइंट जो आपके लिए भी रहा है कि फिजा को लोगों ने एज एन इंटेलेक्चुअल, एज एन इंटेलिजेंट पर्सन भी देखा। हमारी प्रॉब्लम मीडिया में ये है फिजा कि लोग ये सोचते हैं कि अगर टीवी पे आ रहे हैं तो इनमें अक्ल नहीं है, बस इनको जो कहा जाता है बोल देते हैं। हाँ। बट आपकी अपनी जो एक इंटेलिजेंस का लेवल है और नॉलेज है पॉलिटिक्स वगैरह की, वो भी अब सामने आई है, जो बड़ी अच्छी बात है। शुक्र अल्लाह का। जैसे आप फराह जी को देख लीजिए, वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट, हमें क्या पता था कि वो करंट अफेयर शो भी होस्ट कर सकती हैं। एंड द पॉइंट है इसकी मॉर्निंग शो के साथ साथ करंट अफेयर्स का शो भी होस्ट किया। आई मीन फराह इज अ फैबुलस फैबुलस ह्यूमन बीइंग। एंड बाय द वे, जिनके मॉर्निंग शो पे मैं सबसे ज्यादा गई हूँ वो फराह ही हैं। क्या बात, बिकॉज वो इतनी अमेजिंग होस्ट हैं और इतनी नॉलेजेबल है कि अगेन जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस से कोई नहीं कम्पीट कर सकता, फराह की नॉलेज के साथ कोई नहीं कम्पीट कर सकता, ये फैक्ट है। आपने देखा है उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की और हर जगह वो टॉपर थी, और उनकी पढ़ाई की कहानियां ही कुछ और है। मतलब एक पढ़ाकू बच्चा अगर देखना है तो वो फराह है। एंड अ पढ़ाकू बच्चा हु मेड इट इन द ग्लैमरस फील्ड ऑफ That's what, मीडिया। yeah. सो पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, खराब। लेकिन खेलो और लात बांध लोगे अपनी। एनीवे, अच्छा फिजू, लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ। देखो, आपने कहा कि लर्निंग ग्राउंड, ट्रेनिंग, ये वो, तो आई थिंक मैं आपका पहले भी बड़ी दफा इंटरव्यू कर चुकी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि इस फोरम पे आज हम थोड़ा सा फिजा के साथ व्यूअर्स दिल की बातें करें, और आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, क्या हुई। बहुत से लोगों के जहन में सवाल है, एज ए सिंगल मदर अब वो कैसे मैनेज कर रही हैं, व्हाट हैपेंड, इतनी खूबसूरत, इतनी वंडरफुल मैरिज, ये सब चीज़ें जो हैं ये व्यूअर्स जानना चाहते हैं। उसके बाद जो बार बार इनका नाम कनेक्ट कर दिया जाता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, मतलब इतनी तो एलिज़ाबेथ टेलर की शादियाँ नहीं हुई जितनी ऑनलाइन फिजा की हो गई हैं। और बाय द वे, ये बात मैं फिजा की परमिशन से करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि फिजा ने कहा कि गेस्ट की रिस्पेक्ट, उनकी रिगार्ड और उनकी जो बातें हैं उनको साथ लेके चलना है, अपनी वो जो कहते हैं ना लूचनी दलनी। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिजा अली से दिल की बातें करेंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फिजा अली हमारे साथ हैं, हमारे मुल्क की सुपरस्टार, बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड, इनके क्रेजी किस्म के फॉलोअर्स हैं ऑन टिकटॉक। एंड बाय द वे, टिकटॉक भी उसी तरह बनाती है, खैर अभी तो बंद हुआ है टिकटॉक, जब कभी खुलेगा तब। वीपीएन ज्वाइन की नहीं ऐसे नहीं करना, गलत बात। वीपीएन कैसे चल रहा है? नहीं गलत बात है ना, नहीं करना नहीं है, ऐसे नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब चलते हैं। अच्छा फिजू, आई वांट टू टॉक अबाउट बचपन। बचपन कैसा था? पहले तो चाइल्डहुड की बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं करियर कहाँ से शुरू हुआ। मैं बचपन की, फिजा का बचपन कैसा था? फिजा कैसी बच्ची थी, क्या करती थी? बचपन में मैं बहुत तेज थी, साइकिल चलाती थी उल्टी। फराल से भी छोटी थी, 3-4 साल की थी, और मैं उल्टी साइकिल चलाती थी। मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई थी। मेरी अम्मी चावल चुन रही थी तो साथ साथ अम्मी ने चावल यूं उछाले तो बच्ची भी साथ ऊपर से उछलती हुई नीचे आई थी। अल्लाह माफी दे। हाँ, तो ऐसी थी। हुआ क्या? बच गई, अल्लाह ने बचाना। तो कुछ चोट नहीं लगी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे गई तो वो डॉक्टर ने कहा कि जिस्मानी तो कोई ऐसे जिसको चोट नहीं लगी थी, मेंटल ट्रॉमिक। हाँ, वो ठीक है। क्योंकि वो जो एक दरख्त होता है ना, बेले के फूल शूल अम्मी ने लगाए हुए थे, वो कलियां शलियां ऐसी बड़ी सारी, तो वो उन पौधों के ऊपर जाके मैं गिरी थी साइकिल समेत, तो मैं बच गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बचाया था। हाँ, मतलब हार्डली कोई अगर हुआ भी था तो मुझे याद नहीं है, मगर अम्मी बताती है कि थोड़े से स्क्रैचेस पड़े थे बस, और कोई हड्डी का कोई बोन टूटना शूटना कुछ नहीं हुआ। हाँ, मगर जब मैं डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर कहते हैं ये सब तो मसला नहीं है, मगर ये है कि ये इसके पेट में कीड़े बहुत हैं, तो इसके पेट में कीड़े हैं, और इसको जो, अब मैं डर गई थी, मैं ऊपर से गिरी थी तो ट्रॉमा भी हो गया था। ऊपर से गिरी, ऊपर से पेट में कीड़े भी पड़ गए। पेट में कीड़े भी पड़ गए। तो वो हुआ ये कि अम्मी ने बताया कि चूने खाती है दीवार के। मुझे गीली मिट्टी है, वो खुशबू उसकी अच्छी लगती थी, मैं मट्टी खाया करती थी। अम्मी कहती थी खाना खाओ, मैं बाहर बैठ के मट्टी खा रही होती थी। कितनी गंदी बच्ची, कितनी गंदी बच्ची। बाहर जो जब बारिश होती थी ना, तो दीवार का चूना जहाँ से उखड़ रहा होता था, मैं उसको मार्क करती थी कि अम्मी इसको पेंट ना करा दें, क्योंकि वो मुझे होता था कि ये मैंने पूरे महीने में तकरीबन आराम से कोटा खाना है। यार मेरे घर में कुछ जगहों पे चूना उतर रहा है, मुझे टेंशन हो रही है कि मैं जाके पेंट करा लूं फिजा के आने से पहले, क्योंकि अगर फिजा आ गई तो वो चूना खा लेगी घर का। फिजा क्या मतलब वाई पता है, मुझे ड्रिप चढ़ी, मेरी नाक से निकलते थे कीड़े।
हाँ, मैं मुंह खोलती थी तो मुंह से भी कीड़े, मतलब कोई अजदहा, सांप, कीड़े, पता नहीं कौन कौन से पतले वाइट। क्यों ऐसी हो, क्यों थे तो मैं क्या बोलूं, वो मुझे ड्रिप श्रिप तो लगाई। जब कोई कहता है कि कीड़े पड़े तो आप कह सकते हो मुझे पड़ चुके मुझे हैं। तो पड़ चुके, अच्छा, बचपन ओके। में ही पड़ चुके। तो नाक से कीड़े निकल रहे अच्छा ओके। और मतलब जो भी आप सोच और सकती हैं, तो जिधर ऐसे निकलते कीड़े हैं, पड़े मुझे हाँ। बहुत बुरे, और वो फिर ड्रिप पे लगा के मैं ठीक हूँ। आंखें ऊपर चढ़ गई थी। अच्छा, यानी कि छत से गिरने से हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर ने एक नई चीज निकाल दी कि आपके पेट में कीड़े हैं। अल्लाह का शुक्र। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, ये चीजें कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं कि भाई ये डॉक्टर पे पहुंचे तो पता चले। आपको पता है मेरी अम्मी वरना नहीं पता चलना। मेरी अम्मी को जब कैंसर हुआ था ना, तो हम सबको पता ही नहीं था कि कैंसर का कैसे पता चलेगा। मेरे को ब्रेस्ट कैंसर था, मगर हमें पता ही नहीं लगा। अम्मी मेरे साथ सोती होती थी, मम्मी के हाथ पे सोती होती थी। अम्मी एक दिन बिस्तर से गिर गई। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है अलार्म, बताता है अल्लाह आपको, वार्न कर रहा होता है, आपको दिखाता है। या फिर अगर वो आपको बचाना चाहता है तब भी आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना के, सिचुएशन बना के दे देता है। अम्मी बिस्तर से गिर गई, अम्मी की लगी पसली में चोट। तो अम्मी के हम एक्सरे करा रहे हैं पसलियों के ना, कि क्या हो रहा है। अम्मी को दर्द थोड़े दिन पहले से भी था, हमें समझना है कि चोट का दर्द है या पसली का दर्द है। तो फिर पता चला कि कैंसर है अम्मी। तो वो जाना था बहाना डॉक्टर के पास, दैट्स इट। समझ आ रही है ना, ये आपकी बात सही है। सो चाइल्डहुड हमारा बड़ा अच्छा और प्यारा और मैं लोगों की बहन में जाके भाग जाती थी। अम्मी की क्या इन्वॉल्वमेंट थी? अम्मी और अब्बू वाला सवाल जो है, वैसे एक बार मेरा वो भी बड़ा वायरल चल रहा है, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। प्लीज कर दो। बड़ी अजीब बकवास कर देते लोग। मैंने अपने ही चैनल के इंटरव्यू पे, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने मेरे अब्बू के बारे में पूछा ही नहीं, ज्यादातर लोग माँ के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि बेटियों से रिलेट करते हैं। इसीलिए अम्मी अब्बू दोनों का पूछ रही तो मेरे जो वालिद साहब थे, वो जिंदा हैं या नहीं है, ये एग्जैक्टली सच्ची बात है, मुझे नहीं पता। इसलिए कि बाप वो होता है जो रोटी खिलाता है। तो हम 3 भाई बहन हैं, और हमसे जो पहले मेरी अम्मी की जो फर्स्ट मैरिज से जो बच्चे हैं वो 5 हैं। तो हम लोग टोटल 8 भाई बहन हैं। हम लोग को एग्जैक्टली इतना नहीं पता था कि जब मतलब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें पता चला कि अच्छा स्टेप ब्रदर सिस्टर्स भी कोई चीज़ होती है। मगर हम लोग ना इतने प्यार मोहब्बत से आपस में रहे कि हमें स्टेप की कोई कहानी नहीं पता थी। हमारी अम्मी ने हमें ऐसा रखा, ओके, तो हमें पता ही नहीं था मतलब। तो जो अब्बू हैं उन्होंने बचपन में ही, मैं बहुत छोटी सी थी तो वो चले गए और उन्होंने हमें पाला नहीं। जबकि अम्मी हमें उनको ड्रॉप करती थी, हमें उनके पास, उनके घर भेजा करती थी, दादा दादी के पास छोड़ती थी। और अब्बू थोड़े से लाउबाली से थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाना चाहते थे, खर्चा नहीं उठाना चाहते थे, स्कूल की फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते होते थे। उनके फ्रेंड्स बहुत थे, फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ज़्यादा थे, तो वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग गए थे। तो ना तो मुझे याद है कि कभी उन्होंने मुझे स्कूल से पिक किया, ड्रॉप किया, स्कूल की फ़ीस दी। ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे मतलब पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, बट फिर जो पहले अम्मी की आपके अब्बू से शादी हुई थी या उससे पहले हुई थी किसी नहीं, और? जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो मुझसे काफ़ी एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े मतलब हमारे मम्मी अब्बू की जगह है वो। तो उनके तो वालिद साहब बहुत अच्छे थे। मैं उन्हीं के नाम से ज़्यादातर अपने आप को रिलेट करती हूँ। तो मैं उनको अपने बड़े अब्बू की तरह मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं का दिया आज भी हम लोग, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी हम वही खा रहे थे ना एक्चुअली। तो अच्छा। उन्हीं का दिया था, घर, गाड़ी, चीज़ें, फैक्ट्री, अम्मी की लेदर गारमेंट की फैक्ट्री थी, वो सब तो बड़े अब्बू की दी हुई थी ना। हाँ। तो जो मेरे अब्बू थे उन्होंने बस पैसों की लालच में, शायद होता है ना कि औरत है, सिंगल मदर है, पैसे बहुत है, तो फिर इस तरह से शायद शादी की थी। तो जिसकी वजह से उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता था। वो ये कहते थे कि प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। वो आते थे, पैसे वैसे लेके चले जाते होते थे। तो मुझे यही याद है कि अम्मी रो रही होती थी, तो पिटाइयाँ शिटाइयाँ भी हो रही होती थी अम्मी की, और हमने वो सारे दुख दर्द तकलीफ़ें देखी है। जब अम्मी के साथ ऐसा होता था, फिजा ये सवाल मैं आपका दिल दुखाने के लिए नहीं पूछ रही, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस किस्म की मैरिजेस में रहते हैं जहाँ पे उनको मार पिट रही होती है, गालियाँ बच्चों के सामने। बच्चों पे क्या असर होता है इस बात के बारे में अक्सर लोग नहीं सोचते। एक छोटी सी बच्ची जब इस किस्म का बिहेवियर देखती है, अम्मी को रोते हुए देख रही है, अब्बू का ये, आप पे क्या गुजरती थी फिजा? अच्छा, मैंने सिर्फ अपनी माँ को क्योंकि रोता हुआ देखा, और उससे पहले ना, क्योंकि जब मैं अम्मी के पेट में थी तो मेरे भाई बहन ये बताते हैं कि ऊपर की हम लोग लियारी की पैदावार हैं। किसी को नहीं पता, मैं लियारी की प्योर पैदावार हूँ, मैं लियारी वाली हूँ। तो ऊपर वाले फ्लोर से ना अब्बू मारते मारते अम्मी को ना, अम्मी प्रेग्नेंट थी, मैं पेट में थी, तो अम्मी को मारते मारते नीचे ले आए थे। अम्मी के 2 दांत हलक के अंदर चले गए थे उस टाइम पे ना। और मेरी घर में ही डिलीवरी हुई, तो क्योंकि अम्मी डॉक्टर भी थी, हकीम भी थी, तो अम्मी ने
ही मेरी अपनी जो मेरी पैदाइश की डिलीवरी है वो मेरी घर में अम्मी ने ख़ुद की थी। बाद में डॉक्टर्स आए थे लेट, तो वहाँ पर हमारे सारे मकरानी होते थे, बलोची होते थे, लियारी में ज़्यादातर वो लोग होते हैं, तो वो औरतें वगैरह बहुत अच्छी होती थी। वो उन्होंने ला के फिर डॉक्टर्स वगैरह से अम्मी को ट्रीटमेंट करवाई, बिकॉज़ अम्मी की पूरी जो हालत थी वो खूनम खून थी, सीढ़ियों से मारते हुए लाई थे अब्बू। तो वो मुझे ये सारी सिचुएशंस का पता था, मगर बाप की जो एक उन्स और वो जो प्यार होता है ना, जब मैं बड़ी हुई थोड़ी सी, तो वो चाह मेरे अंदर नहीं थी कि मुझे बाप का प्यार चाहिए। इनफैक्ट मेरी कोई दोस्तें अगर बताती होती थी कि अब्बू पिक करने आ रहे हैं स्कूल से, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं उसको अपनी दोस्त ही नहीं बनाती थी जो अपनी बाप की तारीफ़ कर दे, इतना ज़्यादा रही। तो जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, बड़ी हुई और अम्मी का इंतकाल भी हो चुका था, उसके बाद मुझे थोड़ी सी समझ आई कि नहीं यार, बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है, बेटियों के लिए बाप बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बाप सर पे हो तो फिर बेटियों को ये बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही लड़कियां काम करती हैं ना जिनके बाप ऐसे होते हैं या जिनके शौहर ऐसे होते हैं। लोग बड़ी बातें करते हैं ना, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ते, पायलट को भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, शोबिज़ में भी मॉडल्स हो, एक्ट्रेसेस हो, सबको बोलते हैं। आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हो, आप हर वक्त हंसते रहते हो, और हमेशा जब मैं देखती हूँ ना ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो मेरा दिल, लोग किसी को हंसते हुए देखते हैं तो कहते हैं ओ देखो हंस रही है, कितनी खुश हो रही है। फिजा की हंसी के पीछे कितनी पेन है, आप लोग शायद अंडरस्टैंड नहीं करते। और मुझे इसीलिए गुस्सा चढ़ता है जब लोग स्टूपिड वीडियोस बना के वायरल कर देते हैं, बिला वजह उसको तंग करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अगर एक इंसान हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है, तो उसको तंग क्यों करते हैं आप लोग? अजीब वो गरीब, वो ये जो बात कहती है उसको पकड़ के कोई स्टूपिड सी एक वायरल वीडियो बना देते हैं। जिन ट्रॉमा से और जिन इश्यूज से फिजा गुजरी है, अगर आप में से कोई गुजरता ना, आप मेंटल पेशेंट बन के घर में पड़ जाते। उस लड़की को देखें, वो कहां से कहां पहुंची है, अपनी बेस के ऊपर, अपनी मेहनत से, विदाउट एनी नेपोटिज्म, विदाउट एनी सपोर्ट। और मुझे पता है कि कितने लोगों ने इसकी टांग खींची है कि ये आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि टॉल, ब्यूटीफुल, हर तरीके से परफेक्ट, एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर फिजो लाइफ में अपने ही बेस पे चलती रही आगे। मीडिया में आने का क्यों फैसला किया? अम्मी को जब कैंसर हुआ था ना, तो उस टाइम पे बड़े मसले हो गए थे। इतने पैसे नहीं थे हमारे पास, क्योंकि बच्चों की शादियां कर दी थी अम्मी ने सबकी, तो सबको अपने अपने हिस्से चीज़ें दे के ना, तो एक रिलैक्स लाइफ अम्मी जैसे गुजारी होती हैं वो गुजार रही थी। तो जब अम्मी को कैंसर हुआ तो उसके बाद इतना हमारे पास सरमाया नहीं था कि अम्मी का मग्गा टेस्ट करवा सकें, अम्मी की कीमो करा सकें, अम्मी की ये सारी थेरेपीज़ करवा सकें। तो फिर मैंने स्टेप लिया था कि मैं काम करूँगी, और उससे पहले मैं कर रही थी काम। मैं अपने भांजे और भतीजे जो थे उनके स्कूल में वो जो पढ़ते थे, मैं उसी स्कूल में सुबह में पढ़ती होती थी, और शाम को मैं उनकी कॉपीज़ जो थी छोटे बच्चों की, वो टिक मार्क करके साइन कर रही होती थी, उनकी मैथमेटिक्स चेक करती थी। उर्दू तो मेरी शुरू से ख़राब थी, मगर मैं उनकी इंग्लिश और मैथ्स की जो डायरीज़ होती थी वो चेक करती होती थी, उधर साइन करती होती थी। तो मैंने उधर ही जॉब कर ली थी पहले। फिर उसके बाद जैसे सिटी बैंक था और एक गुडनेस बैंक भी, ये सारे होते थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी उस टाइम पे नए नए आए थे सारे। तो ये सारे बैंकों में मैंने फिर एज अ ऑपरेशन मैनेजर जॉब की अपने भाई के साथ, मेरे भाई भी होते थे साथ। फिर मैंने जॉब की वहाँ पे, और वहाँ पे सिर्फ सिखाना होता था। जो आउटडोर मार्केटिंग के बच्चे होते थे, जो लोग होते थे, इसमें बूढ़े भी होते थे, जवान भी होते थे, यंगस्टर्स भी होते थे, उनको सिर्फ बताना होता था कि आपने मार्केटिंग पे जाना है तो अपने बैंक की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कि हम तो ये आपको लोन ऑफ़र कर रहे हैं, हम गाड़ी का लोन ऑफ़र कर रहे हैं, आपने कैसे उसको, तो वो पूरी एक बोर्ड पे ना या प्रोजेक्टर पे मुझे उनको सिखाना होता था। वो पहले मेरी ट्रेनिंग कराई थी गोरों ने 3 महीना। फिर मैं, और वो उस टाइम पे भी मैं स्कूल में थी, मैं स्कूल से जाया करती थी क्योंकि शाम की शिफ्ट होती थी उनकी। बैंक जब बंद हो जाते थे तो वहाँ पे 6 से रात 9 बजे तक की क्लास होती थी जो सिखानी होती थी। फिर एक रिज़ॉर्ट कंपनी थी, वहाँ पे फिर मैंने एक जॉब की। उस वक्त भी मैं स्कूल में पढ़ती थी और सुबह जाती थी स्कूल से वापसी पे 3 बजे से मेरी वहाँ पे शिफ्ट होती थी। तो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कोशिश करती थी कि घर में थोड़ा पैसा आ जाए तो अम्मी की ट्रीटमेंट हो जाएगी, इलाज हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर पैसे इतने पूरे नहीं हो रहे थे क्योंकि लाख के तो मग्गा टेस्ट होते हैं, आपको पता है, वो उस ज़माने में भी होते थे। मैंने 20 साल पहले काम शुरू किया था। 2001 में मेरा ड्रामा सीरियल ऑन एयर हुआ था, मेहंदी पहला।
तो इतने ज़ाया नहीं होते थे। फिर मैंने देखा कि इस चीज़ में बहुत पैसा है और जल्दी मिल जाता है आपको। तो मेरे साथ सेफ्टी होती थी, मेरे से मेरा कोई भाई होता था, कोई बहन होती थी, जब मैं शूट पे जाती थी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था। अच्छा, अब शूट पे पहली दफ़ा कैसे गए, ये कैसे हुआ, ये हम एक छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक के बाद जानेंगे। लेकिन व्यूअर्स, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी यंग एज पे इतनी जिम्मेदारी उठाने वाली फ़िज़ा अली एक्चुअली ये हैं जिनके बारे में आप बिला वजह फजूल बातें करके इनको तंग करते हैं। मुझे पता है शी हैज़ अ ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग, लेकिन उस फ़ैन फॉलोइंग में से भी जब लोग सिली कमेंट्स पास करते हैं तो पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे बताएं कि फ़िज़ा ने किस पॉइंट पे अपने आप को प्रूव नहीं किया एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हार्ड वर्किंग यंग पर्सन। बच्ची छोटी सी स्कूल जा रही है और साथ में काम कर रही है, आप कर सकते थे क्या? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ब्यूटीफुल फ़िज़ा अली इज़ विद अस, अपनी पेनफुल लेकिन बहुत ही खूबसूरत कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। फिजू, आपने ब्रेक से पहले कहा कि फिर जब मैंने अपना मेरा ड्रामा पहला 2001 में ऑन एयर हुआ, एंड बिल्कुल यू वर लिटरली अ लिटिल गर्ल जब आपने काम शुरू किया। अभी भी वैसे लिटिल गर्ल ही हो, लेकिन चलो उस वक्त तो बहुत ही लिटिल थी, मतलब स्कूल वाली लिटिल थी, अभी कद भी नहीं पूरा निकला था। अच्छा, व्हाट हैपेंड देन? मीडिया में आई कैसे? देखा कि इसमें पैसा बहुत है, लेकिन आई किस तरह मीडिया में? एक्चुअली मेरी बहन की बहुत जल्दी शादी हो गई थी, तो मेरी बहन को मेरे चाचा जो हैं उन्होंने, उनकी एड एजेंसी थी तो अमेरिका शिफ्ट हो गए, उन्होंने एक ऐड करवाया था। तो उसी तरह मैं भी बहुत छोटी सी थी, बहुत फराल की एज टाइप क्रॉस किया था मैंने। तो मुझे ना मेरे चाचा ले गए थे घर से, बाटा का कमर्शियल था और उनकी जो मेन मॉडल थी बच्ची वो भाग गई थी, उन्होंने मुझे काम करवा दिया था। और उसके बाद मैं घर आई तो मुझे पट्टी शट्टी पढ़ाई थी, चॉकलेट्स दिला के सब चीज़ें, कि आपने घर जाके नहीं बताना कि आपने कमर्शियल किया, आपने ये बोलना है कि हमने बच्चों के साथ केक काटा, तो आपकी जो कज़न है उसके साथ आपने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं पक्की हो गई थी, मैंने घर आके ये सब कुछ बोला। तो मुझे क्या पता था 3 दिन गुजरेंगे, अम्मी के साथ बाटा के ही जूते खरीदने गए थे, हमने घर में बैठ के डब्बे खोले तो सामने टीवी पे मैं आ रही थी और मैं ना, मुझे कोई पहचाना नहीं था इतने सारे बच्चों में। भाई बैठे हुए थे, हम लोग 8 भाई बहन थे, भाई बैठे हुए, ये बैठे हुए, अम्मी बैठी हुई। तो जो मेरे सबसे बड़े भाई थे ना, वो अम्मी से 12 साल छोटे, मेरी अम्मी की 12 साल की उम्र में सबसे बड़े भाई पैदा हो गए थे। ठीक है। तो वो डिस्टेंस ऐसा था कि बिल्कुल भाई जो थे वो अम्मी से भी बड़े लगते थे उम्र में। तो अब बैठ के टीवी पे जैसे ही मेरा कमर्शियल, मैं जूतों के डब्बे खोल रही हूँ, सामने मेरा कमर्शियल, किसी ने नहीं पहचाना, 2-3 बार चल के पीटीवी का दौर निकल गया। मैं चीखी, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, टीवी के आगे यूं मैं आ रही हूँ। उसके बाद भाई खड़े हुए, दूसरे भाई खड़े हुए, बहनें खड़ी हुई, फिर अम्मी ने हाथ पकड़ा, अम्मी कमरे में लेके गई। अम्मी को समझ तो आ गई थी कि चाचा कहानी करके गए, वहीं से हो सकता है, टीवी पे कैसे आ सकती है। बस ऐसी बचत हुई, अम्मी ने मार से भी बचाया, डांट से भी बचाया, छोटी भी बहुत थी। उसके बाद जब मैंने ये ड्रामा किया था ना मेहंदी, तो एक बहुत ही फेमस ब्यूटिशियन है, तो आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे तो उन्हें पीछे कैंची चला दी, तो ये जितनी लेंथ अभी मेरे बालों की ना, इतनी लेंथ मेरी बालों की कर दी। ठीक है। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ थी, उनको भी एक ट्रॉमा था कि अब घर जाके करना क्या है। मैं घर गई हूँ तो बड़े भाई ने क्या किया, अलमारियों से कपड़े लिए, ये बाहर सीढ़ियों पे, अब समझ ना है करना क्या। अब इतनी सी बच्ची किधर जाएगी, खाला के घर जाओ, मामू के घर जाओ, किधर भी जाओ, दोस्तों के घर जाओ, जिसने बाल काटे उसके पास चले जाओ, मगर घर के अंदर दाखिल नहीं हो, क्योंकि इतने लंबे बाल काट दिए, कैंची चला दी। तो इतना टेंशन कि अब करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। फिर अम्मी को समझ आ गया था कि इसने शोबिस में काम करना है और इसने आगे अपना कोई करियर बना के तो कुछ ना कुछ अर्न करना है। तो मेहंदी ड्रामा में साइन कर चुकी थी और पहली मरतबा मुझे पता चला था कि 1.5 लाख रुपए मुझे ड्रामे के मिलेंगे। फिर उसमें जवाद अहमद का गाना था जो एहसन रहीम ने शूट किया था, तो उसके भी बड़े पैसे मिले थे। उसके उस टाइम पे सिर्फ वीडियो के 50,000 रुपये मिले थे, जावेद फाजिल की सीरियल थी। तो पैसे की चमक धमक भी थी, घर के मसले भी थे, मसाइल थे, ज़रूरत थी पैसा उस वक्त, अम्मी के इलाज के लिए हो, चाहे मेरी तालीम के लिए हो। तो मैंने अपनी पढ़ाई अपने पैसों से की आगे, जितनी की मैं उस वक्त क्लास 8 में थी जब मैंने मेहंदी ड्रामा किया। तो कभी मुझे ये आमना हक और आयशा खान, ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं, ये जिनके रास्ते में मैं पड़ जाऊँ, कोई ना कोई मुझे पिक कर लेता होता था। कभी हुमायूं सईद, कभी जावेद फाजिल खुद धूप में बाहर स्कूल के बाहर खड़े होते थे जावेद फाजिल साहब, और खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि निकलेगी तो उसको उठा के लेके जाना है और शूट करानी है।
फिर जब मेरा ड्रामा ऑन ईयर हुआ तो मैं स्कूल में बताती होती थी कि मेरा मेहंदी ड्रामा आ रहा है, उसमें हुमायूं सईद है, उसमें आयशा खान है, आमना हक है, एजाज असलम है, अदनान सिद्दीकी। तो कोई मानता ही नहीं होता था, सब कहते थे कि मैं फेंक रही हूँ। अब उस वक्त ना मोबाइल का दौर, ना कोई पिक्चर खींच सकते होते थे, तो कोई यकीन नहीं करता था। बस जिस दिन वो लगा है उसके बाद तो जैसे मेरी स्कूल में भी जय जय, हर जगह जय जय, सब फिजा ही फिजा करते हैं। एंड उसके बाद माशाल्लाह करियर जो है वो उड़ान चढ़ गया। हाँ, मुझे सादिया इमाम ने बहुत सपोर्ट की, मुझे आलिया इमाम ने बहुत सपोर्ट की, और आकिफ इलियास मुझे लेकर आया था शोबिज़ इंडस्ट्री में। अमेजिंग। अच्छा, ये तो कुछ सपोर्टिंग लोग थे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किन प्रॉब्लम्स को फेस किया इन द मीडिया। हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम इस किस्म का प्रोग्राम करते नहीं है, बट किस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस किया फिजा ने मीडिया में आके। बड़े मजे मजे के मसाइल लोग क्रिएट करते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। काश ब्रेक्स ना होती, इसलिए ना होती, यकीनन पैसे कमाने हैं, एड्स ने भी चलना है, लेकिन जब ऐसी दिल की बातें हो रही होती हैं तो ब्रेक में भी बड़े मजे मजे की बातें होती हैं। काश वो हम ऑन एयर भी कर पाते। फिजा अली हमारे साथ है, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन होस्ट। किसी भी फोरम पे इनको मीडिया में खड़ा कर दें, शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट माशाल्लाह। इवन पॉलिटिकल शोज इतने बेहतरीन अंदाज में होस्ट करती है। लेकिन हम बात करें करियर की शुरुआत में, सब प्रॉब्लम्स क्या हुए? देखो, आपका शुरू का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ मजे मजे की चीजें भी हुई, कुछ लंडा भी बीच में इन्वॉल्व हो गया। हाँ, मैं आपको बताऊँ एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगता है कि कभी किसी मॉडल ने शेयर नहीं की, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की ना तो मुझे फैशन शोज़ बहुत फैसिनेट करते थे। मुझे वो वॉक, क्योंकि मुझे एरज ने वॉक सिखाई, विनीज़ा ने वॉक सिखाई, अम्मी से इजाज़त लेके घर से उन्होंने मुझे परमिशन दिलवाई थी कि इसको फैशन शोज़ करने दें, और ये कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, वो गारंटीज़ देती होती थी। मैं कहती थी आप इजाज़त लेंगी तो मुझे मिल जाएगी। दे वर आइकॉन दैट टाइम, एरज वगैरह का बूम था, विनीज़ा का बूम था, तो वो घर से अम्मी से इजाज़त लेके मुझे परमिशन लेके जाती होती थी। तो जब मैं पहली मरतबा एक फ़ैशन शो के लिए गई, फिरियाल ताफ का फैशन शो था, आई स्टिल रिमेंबर, और शेप्स के अंदर उन्होंने मुनक्किद किया हुआ था और शो, तो मुझे बोला जाओ जल्दी से, तुम्हारी बारी है, चेंज करके आओ। मैं अंदर घुसी हूँ, मेकअप शेकअप हो चुका था, नबीला का मेकअप था, मैं अंदर गई हूँ चेंज करने के लिए। वहाँ पे मैं बोलूँ मैंने चेंज किधर करना है, ये भी चेंज कर रही है, ये बाजी भी चेंज कर रही है, ये बहन भी चेंज कर रही है, ये भी चेंज करी, ये भी चेंज कर रही है, तो मैं किधर चेंज करूँगी? फिर मैं कही थी आप सबके सामने चेंज कर रहे हैं तो मैं किधर जाके चेंज करूँ? मैं इतनी शर्मा रही थी, मुझे तो समझ नहीं आया। वो मुझे चीखें, आपकी एंट्री 5 मिनट में, फिजा निकले बाहर। मैं निकल तो जाऊँ, चेंज करूँ तो मैं निकलूँ ना, क्योंकि सब तो मेरे सामने चेंज, और उनकी बारियाँ आई जा रही हैं, वो एक के बाद एक चेंज किए जा रही है। और उनके चेंज वाला स्टाइल ये होता है ना कि चेंज यू डिश चेंज, डिश चेंज। तो अब वो मैं क्यों यूँ जूतियाँ उतारती हैं, यूँ करती है। अब मैं उस प्रैक्टिस में रेगुलर ही नहीं हो पाऊँ। मैंने कहा मैं कैसे, मुझे तो मैंने इसीलिए ना जब शुरू में मुझे फैशन शोज का कहा, अब तो खैर व्यूअर्स बहुत अच्छा सिस्टम है कि अलग-अलग चेंजिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, इनक्लोज्ड होता है बहुत ज़्यादा। उस वक्त भी ये नहीं है कि वहाँ पे कोई मेल घूम रहे होते थे, नहीं, मेल तो उस वक्त भी नहीं, फीमेल कभी भी नहीं होते थे, कभी भी नहीं। बट वही होता था कि बंदा अजीब ऑकवर्ड हो जाता था कि यार सबके सामने कैसे चेंज कर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई एक दो दफा मैंने किया, एंड फिजा मेरी जानने के लिए मैंने कहा मेरे तो नहीं होता यार, लंबे लंबे सूखे लोग थे, मैं कट्टा जिया, मैं नहीं चेंज कर। और अदरवाइज आल्सो आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई डिडंट डू। अब अगर जैसे मैंने कोई एक आध कुछ इस तरह से किए भी फैशन शोज ना, तो अगर के चेंज कर रही हूँ तो कोई सोफा पकड़ के तो झुक के पीछे उकड़ू बैठी हुई हूँ मैं, जी हो गया है जी चेंज। अब वो इतने बड़े बड़े शरारे वो पहन ही नहीं सकते आप, उसके लिए भी आपको एक पूरा लाउजमात चाहिए। वो कहती है हम पहनाएंगे, हैंगर लेके खड़ी होती है डिजाइनरों के, वो जैसे मौत के फरिश्ते खड़े होते हैं वैसे डिजाइनर्स के लिए। और मैं तो परेशान, मैंने कहा मैं किधर आ गई हूँ। अब शौक भी इतना, मगर वो कर नहीं पाई फिर मैं, तो वो वहाँ से मेरी चल बीइंग सच अ ह्यूज स्टार, अब आप शो स्टॉपर ही होते हो। मगर खैर अल्लाह ताला ने खैर ये वक्त भी दिखा दिया। फिर दूसरा, लोग मुझे कहते थे बड़ी फैशन आइकॉन, बिकॉज मेरा कद लंबा था, मुझे कुछ कचरा भी पहना दो ना तो मैं मुझे भी अच्छा लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट। आई एम टेलिंग यू, आई एग्री, है ना। और मैं बड़ी नाराजगी से ये बात कह रही हूँ, खुशी से नहीं कह रही। आई लव यू लाइक एनीथिंग। मैं बड़ा वक्त है मुझे इस बात का है, इतनी लंबी जैसे बात करो तो स्टूल पे खड़ा होना पड़ता है। जैसी खूबसूरती पाने के लिए भी ना सदियाँ चाहिए होती है। अच्छा खैर, तो फिर बड़ी परेशानी कि भाई अब करना क्या है। तो लंडा बाज़ार सदर में पड़ता होता था, और हम वहाँ जाते थे। वहाँ जाके 80 रुपये की जो ठेले पे सैंडलें होती हैं, हाई हील्स होती हैं, वो शूट्स के लिए मैं 80, 70, ज़्यादा स्टॉक में ले लो तो 50, 60 की भी मिल जाती होती थी हाई हील्स। और वो ऐसी होती थी, वो ब्रांड्स,
वो सारी ये जो गुची अरमानी और ना करो, हम चलेंगे वो ऐसी ऐसी मैंने वो जिम्मी चाल चू की- खुर्रम लंडे चले। हाँ उस जमाने में तो मुझे पता नहीं था जिम्मी चू क्या होता है, जो सिंपल सी बात है। पूरा तो मेरा वो- मेकअप आर्टिस्ट है भाई, जो उसको की आवाज लगाई है मैंने कहा चलो लंदन चल रहे, लंदन छोड़ फैसल की बर्थडे आज, हम आज लंडे जाएंगे। मैं बताऊं वो इतनी पायदार सैंडल्स होती थी कि हम जितना बड़ा अभी यहाँ पे कोई स्टोर से शॉपिंग भी कर ले पाकिस्तान की और हम सैंडल्स खरीद रहे होते हैं, यहाँ पे इतनी शॉप्स होती हैं मगर वो वैसी पायदार नहीं होती जितनी वो पुख्ता सैंडल हुआ करती थी। तो वो लेती थी, फिर अगर जैसे सर्दियाँ आ जाती होती थी तो सर्दियों के वो जो लंडा के लंबे लंबे फ्रॉगे लटके हुए होते थे तो वो उनसे उतरवा के उनको पहन के उनकी आस्तीनें कुछ लगवा के किसी में ड्राई क्लीन करा के वादा करो कि ड्राई तो क्लीन पैसे करके नहीं होते थे घर में, हम धो के तो उसमें डिटॉल डाल के काफ़ी देर के लिए टब में छोड़ देते होते थे, फिर वो अच्छे अच्छे हो जाते, तो ऐसे लगते थे बड़े महंगे महंगे कपड़े। अच्छा फिर इसी तरह जो गर्मियों के अगर कोई स्टॉक आ जाए तो मैंने लंडा की ज्वेलरी भी शायद कोई छोड़ी हो। मुझे लंडा का इतना पता था कि अगर मेरे सामने कोई गठरियाँ रख देना तो मैं गठरी सूंघ के बता देती कि किस गठरी में सही माल पे है। Are you kidding? मुझे एग्जैक्ट मुझे तो लंडा में मैं घुसती थी तो मुझे ना सारे जो शॉपकीपर होते हैं वो देख के कहते थे भाई जी आ गई हैं, बहन आ गई हैं, उनको पता है कि क्या निकलवाना है। वो कहते हैं ये देख लें, ये मैंने बेचा नहीं, मैंने आप ही के लिए रखा है। तो वो तो ऐसे डंडों से उतारते होते थे, मैं कहती थी कि छोड़ो, मैं कपड़ा खींच के उतार लेती होती थी क्योंकि ये मेरा ही है। और 25-30 का मिल जाता था, कभी 80 का, कभी बहुत ज़्यादा जब दौर आया कि कपड़े महंगे हो गए तो 150 का भी मिला है मुझे। तो मैंने इंडस्ट्री में रह के कोई 4 साल 5 साल तो लंडा के कपड़े पहन के अपने आप को फैशन आइकॉन बनाया। किसी को नहीं, मैं कहाँ से कपड़े खरीदती, इतने फैशनेबल कपड़े उस वक्त मिलते कहाँ थे ना। मैं लंदन और गई, अमेरिका डिजाइनर्स गई ने तो कभी। अब जाके पिछले 6-7 साल में कहते हैं कि जी आप हमारी वार्डरोब पहने, हमारी वार्डरोब पहने, और कितना को आप लोगों से मांग पहले तो ये PR VR का सिस्टम ही नहीं होता था। अच्छा और पहले डिजाइनर कपड़े पहनाते थे, उसके बाद कहते वापस दे दो, ऐसे लेते होते थे फौरन पहनाने के बाद, जो भी शूट हो कुछ भी हो। मुझे केसरिया ने जोड़े दे दिए हैं, जो उन्होंने जोड़े भेजे हैं ये मेरे लिए हैं, वापस नहीं, ये भाड़े के नहीं है। कभी कभी पहनती हूँ मैं भाड़े के, लेकिन ये भाड़े के नहीं। मैं बता दूं क्लियर कर। प्यारा लग रहा है अब पे, जितनी आप गुलाबी हो वैसी लग रहा है। और बाय द वे केसरिया ने आप लोगों के लिए गिव अवेज भी दिए हैं, सो अगर आपको वो गिव अवेज चाहिए तो हमारे फेसबुक के ऊपर आपने कमेंट करना है। बेस्ट कमेंट जो है, फिजा अली की आज की बातचीत आपको कैसी लगी, फिजा की तारीफ में आप क्या कहेंगे, ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। फिजा की तारीफ में जो सबसे ज्यादा अच्छी और प्यारी बातें कहेंगे, जो डिसेंट और तमीजदार होंगी, तो रोमांस के दायरे में ना घुस जाइएगा जरा। फिजा एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए करियर वुमन रोमांस से बाहर निकल आए। सारे कहते हैं आप या बहुत प्यारी, आप या बहुत अच्छी है, आप मुझसे शादी करेंगी? बहुत डिस्टर्ब करती है। वैसे मैं आप ही हूँ ना, तुम तो आप ही नहीं हो, शुक्र है। बट खैर, तो ये आपने जरूर करना है। उन कमेंट्स के ऊपर सबसे अच्छे जो कमेंट्स होंगे दो, उनको मिलेगा केसरिया की तरफ से जोड़ा। एंड ऑफ कोर्स शेफ मेजबीन को आज हम केसरिया की तरफ से भी एक जोड़ा देके घर भेजेंगे। आज फिजा की फेवरेट डिश बना रही हैं आप अपेरेंटली। जी, आलू आज हम अंडे। आलू अंडे। अब मैं यही सोच रही थी यार, आलू अंडे ये भी फेवरेट हो सकते हैं। और चले आज आप ये भी टेस्ट करके बताइएगा। ये आलू अंडे आप बनाएंगी कैसे जरा? फिजा बहुत अच्छी शेफ भी है, बहुत कम ठीक लोग ये जानते हैं कि फिजा के हाथ का खाना आलू को जो है वो बिल्कुल हम क्यूब कट में कर लेंगे, छोटे साइज में। उसके बाद है प्याज को हल्का सा सौते करके, टमाटर और हरी मिर्चें डाल के, और जितने आपको स्पाइस पसंद है, नमक, सुर्ख मिर्च, दड़ा मिर्च और ज़ीरा, हल्दी और पिसा धनिया। उसके बाद आलूओं को खूब फ्राई करना है। कोशिश ये करें कि उसमें पानी मत ऐड करें, वरना वो बिल्कुल वो जो है ना वो भुजिया की बिल्कुल वो मैश हो जाएंगे उसमें। तो आप इसको बिल्कुल, ये देखें अभी भी इस टाइम इस फॉर्म में है, और इसको दम में पकाएं। जैसे ही ये गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें अंडे जो हैं वो, अगर 1 किलो आलू ले रहे हैं तो आप इसमें 4 अदद अंडे फेंट के और वो डाल के। 4 अंडे से क्या इसका होना है? तो 6 अंडे दिन के खाती है लड़की। 6 भी है, हम 6 डाल देते हैं इसमें। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और गरम मसाला छिड़क के इसको पराठे के साथ सर्व करें। वाह जी, अमेजिंग। और ये हमारी आज की डिश है, सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, उसी तरह जिस तरह फिजा अली सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड है। जब ये अंडे उबाल रहे हैं, 8 अंडे कैसे खाती है? यार अंडे ये प्रोटीन। क्या स्टोरी है अंडों की? यार बचपन में बस ये अम्मी ने अंडों पे पाला है, सस्ता खाना था ना, तो अम्मी ज्यादातर हर बात पे कहती थी जल्दी आ जाओ घर पे अंडा पक गया। हर बात पे अम्मी अंडा पराठा, अंडे का सालन, अंडे की बिरयानी, अंडे का पुलाव। मतलब कम खर्चा है ना, गोश्त नहीं है, चिकन नहीं है, कुछ भी नहीं, और अंडे में प्रोटीन है। अंडे की लत लगी कि बस अंडा। अब तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज अफोर्ड करती हो आप, लेकिन अंडा जो है वो अंडा सारी जिंदगी में। और एक केला, फ्रूट्स में सबसे सस्ता होता था केला, आज भी सारे फलों में सस्ता केला ही होता है। वैसे महंगा हो गया फिर भी सस्ता ही होता है। तो केला बहुत खिलाती होती थी अम्मी हम लोग। कोई सारा दिन में मैं तो दर्जन केला आराम से खा जाती थी। अभी भी यही हाल है मेरा। लोग कहते हैं उससे मोटे होते हैं, मगर अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं कोई दूसरे किस्म के तो फिर केला आपको मोटा करता है। अगर सिर्फ आप केला ऐसे खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं
इसके मिल्क ले रहे हैं, तो फिर नहीं होते, मैं तो नहीं हो रही। मगर हाँ, मैं खाने के साथ रोटी पराठों के साथ अगर केला खाती हूँ तो मुझ पर एकदम से चढ़ता है। पराठे के साथ केला, आम तो सुना था, केला पहली दफा सुन रहे हैं। फिजा अली की बातें ही कुछ ऐसी हैं, हम आम पराठा खाते होते थे नाश्ते में, हमारे टिफिन में होते थे आम के पीसीस काट के, तो पराठा अम्मी रोल करके बंद करके दे देती होती थी, केला काट के या फिर केला ऐसी छिलके के साथ, और उसमें अम्मी पराठा बना के ना टिफिन में दे देती होती थी। तो मैं मोस्टली यही करती थी कि जब मैं टिफिन खोलती होती थी, दूसरों के टिफिन मैं खाती थी, मैं कहती थी तुम लोग मेरे खा लो। छिलका उतार के खाती थी? छिलका उतार के। अच्छा ठीक है, कुछ पता नहीं है ना, कुछ पता नहीं है, कीड़े अभी तो पेट में नहीं पड़े थे। हमारी भाभी बंगालन थी ना, बाहर बांग्लादेश से शादी करके आई थी, तो भाभी ने देखा नया नया कि अम्मी तो इनकी कभी आम पराठा दे देती है, कभी केला पराठा दे देती है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे भी नाश्ता दिया, सुबह ब्रेकफास्ट बना के, तो टिफ़िन दिया, तो टिफ़िन मैंने जाकर खोला स्कूल में, तो अंदर चीकू और पराठा। मैं घर में आके जीखी, मैंने कहा अम्मी चीकू के साथ पराठा कौन खाता है? भाभी कहती हैं आप हरे फलूल के साथ खा लेती, तो मैं इसके साथ भी खा लो। इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और केला रोल कैसे बनाते हैं पराठे के साथ, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। फिजा अली हमारे साथ हों और हम उनसे ये ना पूछें कि उनकी खूबसूरती और उनकी फिटनेस का क्या राज है। आंखों देखी बात है कि एक दिन मैं पार्क में गई वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए, तो वहाँ पे फिजा अली जो है अपनी बेटी के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। सो बात यह है कि फिटनेस की बहुत शौकीन है, लेकिन कुछ टिप्स भी हैं जो आज फिजा हमारे साथ शेयर करेंगी। फिजा ऐसा क्या करते हो जिससे अपने आप को माशाल्लाह इतना फिट रखते हो? आई नो आप खाते भी अपनी मर्जी का हो, ये नहीं है कि आप भूखे मरते हो या अपनी इस तरह की चीजें। सो कि मैं तो कहीं पहुंच जाऊं तो लोग कहते हैं खाऊ आ गई, मैं इतना खाती हूं माशाल्लाह, क्योंकि मैं हाथ से खाती हूं, मैंने कभी खाना चम्मच कांटे से नहीं खाया। ये नहीं कि मुझे आता नहीं, मैं खाती नहीं। खाना बड़ा जायका होता है चम्मच कांटे के, है ना। और मैं किसी शादी ब्याह में भी चली जाऊं, महंगे से महंगा जोड़ा पहना, मैं खाना अपने हाथ से खाती हूँ। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ सब कुछ है ही इस पेट के लिए, तो मजे लेके खाओ। अच्छा, तो मैं जब मॉडलिंग में आई थी तो मेरी 31-32 वेस्ट हुआ करती थी, और मेरा नहीं फिजा हाँ, मैं सबसे मोटी मॉडल थी जब मैंने शोबिज़ स्टार्ट किया था। तो मैं सबसे मोटी मॉडल थी, मुझे सब कहते थे मुंह बड़ा आ रहा है, मुंह बड़ा आ रहा है, ये चीक्स इतने कल्ले चढ़े हुए हैं, गाल इतने चढ़े हुए हैं, तो ये बुरे लग रहे हैं। गाल को चढ़े हुए तो नहीं, इतनी प्यारी चीक बोन्स हैं आपकी जान। जब आपको मैंने आपको जरा सा इससे ज्यादा साइज में भी देखा है, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत चेहरा, अल्लाह माफी दे, पता नहीं कहाँ अभी तक लोग कहते हैं मुंह बड़ा आ रहा है, मुंह बड़ा आ रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि मुंह कटवा तो नहीं सकता बंदा। बहुत खूबसूरत है, प्लीज लोग जाके सर्जरियां करा के कराते हैं इस तरह का मुंह, प्लीज बिल्कुल ठीक है मुंह, कुछ मुंह को नहीं हमने। तो बस थोड़ा सा ये होता है कि जब आप मॉडर्न कपड़े पहनते हैं तो आपके फिटनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा होता है कि टमी आपकी अंदर हो, वेस्ट आपकी कम हो। मैं फराल के पैदा होने के बाद साइज 0 पे भी आ गई थी, तो मैंने सिवाय घर के घरेलू टोटके के और उसके अलावा मैंने सिर्फ रनिंग के कुछ नहीं किया था। रनिंग के लिए जब मैं जाती होती थी तो मैं नींबू का और शहद का पानी पीती होती थी, और उसके बाद में कोई 40 मिनट या 30 मिनट भागती होती थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अगर आप पहले तो मैं 20-20 मिनट भागती थी, जब महीना 2 महीना में रेगुलर एक ज़माने में हम दोनों एक ही ट्रेनर से भी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो जिम ट्रेनिंग कैसी? जिम ट्रेनिंग से मैं बहुत चौड़ी हो गई थी, मेरे ये जो शोल्डर्स थे ये मेरे ऐसे हो गए थे कि जैसे हैंगर के ऊपर कपड़े आप लटका रहे हो, दुबली हो गई थी, स्लीक हो गई थी मैं, मगर मेरी ये चीजें बहुत चौड़ी हो गई। मुझे भी यही इशू था। आई एम गोइंग टू ट्राई रनिंग नाउ। हाँ, रनिंग से मैं टूटी लात के साथ नहीं, बट जब लात सही होगी तो रनिंग की तरफ जाऊंगी। अच्छा, कोई टिप जो चीज आजकल फिर मैंने एकदम से अपना वेट बढ़ा लिया था, क्योंकि मैं जब पंजाबी गाने वगैरह कर रही थी तो थोड़ा सा उसके लिए ना आपको लुक चाहिए होती है कि आप ज़रा सी लगे, पंजाबन भी लगे, बिल्कुल सूखी सड़ी हुई लड़की खड़ी हुई है कि नो डंडा ना लगे। तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा वेट बढ़ाया था। उसके बाद फिर जब मुझे कम करना था, क्योंकि मेरे स्टिल शूट्स रुक गए थे, तो मैंने ये ट्राई किया, और ये मेरी अम्मी करती होती थी, तो फिर मैंने फिर काफ़ी टाइम के बाद इसको अपने ऊपर आजमाया। इसमें यह है कि आपने पानी ऐसे पतीले में वैसे इसको उबालती होती हूँ, उसका अर्क निकालती हूँ, मगर अगर अर्क नहीं आप निकाल सकते और अगर आप कहीं गए हुए और आपको चाहिए कि बस आपने ये पीना है, तो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके ये डायरिया के लिए, आपके ब्लड शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इनफैक्ट आधा चम्मच लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, और आपके एंटी कैंसर भी है ये, एंटीऑक्सीडेंट भी है ये, तो और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है ये। तो आपने नींबू डाला, शहद डाला, जैसे पानी आप बनाते होते हैं, और उसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ क्या डलने लगी? ये क्यूमिन सीड्स है, पिसा हुआ ज़ीरा है, ये सादे ज़ीरे को तो गुदर लिया है, पीसा नहीं है, थोड़ा सा गुदर लिया है ताकि इसका जो जायका है वो सौफ वाला आपके मुंह में भी आए। तो 1 चम्मच चाय का छोटा इज़ इनफ।
और वो जीरा, हाँ जायका नहीं होता? नहीं, बड़े मज़े का लगता है और ये इतना अच्छा। मैंने अब देखें आपके इसकी सारी मैंने फ़ायदे बताएं कि किचन में पड़ा हुआ एक ऐसा ये हर्ब है जो मैं ऑन एयर आपको बता ट्राई करके सच बता देती हूँ। अगर बात जायका जितने घुमाने से उसका जायका ठीक नहीं हो जाना, जायका घुमाई जा रही हो आप आधा आप पी लीजिएगा, आधा मैं पी लूंगी, क्योंकि मैंने भी सुबह से नहीं पिया और नहार मुँह पिए और एक बार रात को सोने से पहले पी लें। इससे ना जैसे वेट लॉस की आप कैप्सूल्स खाते हैं ना, ये उतना ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको। और बस मैं ये कहती हूँ कि बहुत मजे का है। मजे का है ना। बस प्रेगनेंसी टाइम पे इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मिस कैरेजेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है तो उससे प्रेग्नेंट। अच्छा, ये गर्म पीना है कि ठंडा? मैं इसको उबालती हूँ, इसका अर्क निकालती हूँ और उसके बाद फिर इसको पीती होती हूँ। और ज़्यादातर कभी ये होता है कि जैसे बहुत जल्दी में हूँ तो मैं इसको ग्राइंड सारों को एक साथ कर लेती हूँ, चूरा पूरा ग्राइंड हो जाता है, तो फिर उसके साथ पीने से बड़ा। अब देखें ना, मेरी अम्मी को कैंसर था, मेरी खाला को कैंसर था, मेरे मामू को कैंसर था और मेरे बड़े अब्बू को कैंसर था, मेरी बहन का बेटा कैंसर से उसकी डेथ हुई है। तो आपको बहुत एहतियात करनी होगी और अपने हैं। टेस्ट रेगुलरली कराने होंगे, बिकॉज जेनेटिकली ये चीजें होती हैं। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना प्लीज। इस वजह से ये वाली चीज़ और ये वाला हर्ब जो है हमें 10 बीमारियों से बचा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो एक मेजर प्रॉब्लम है कि आपको खाना सब कुछ है मगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में कुछ रहे ना, तो ये एक जरिया है। सो जीरा भुना हुआ पिसा हुआ बहुत ही मजे का व्यूअर्स, मैंने ट्राई इसीलिए किया है। और फिजू आपने और इसके साथ पी लिया जो मैंने पिया है, तो बस प्यार है आपसे, मोहब्बत का लेवल आप देख लें। और अच्छा, इसके साथ सुबह नहार मुंह 2 जवे देसी लहसुन के जरूर खाने, कच्चे चबा के। चबा के नहीं खा सकती, निकल नहीं सकती वैसे। नहीं, वो टूथब्रश करने से पहले निकल ले, यहाँ फंस जाता होता है। मेरे फंस गया था, मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ा था। अच्छा, यानी कि इसको चबा के देसी लहसुन के 2 जवे और ये जो बताया है फिजा ने, ये जो ड्रिंक बताई है, ये आपने ज़रूर पीनी है। ज़ीरा भुना हुआ, साथ में शहद और लीमू। आपने इसका अर्क या तो निकाल लिया, बेस्ट तो ये। अच्छा, बट छानना नहीं है, जीरा जितना डालना है वो चबा के खा लेना। मुझे ये बताओ कि ये गर्म पीना है या ठंडा? मैं नीम गर्म भी पी लेती हूँ सुबह सुबह, वो भी Because ज्यादा जल्दी। because I like having a कावा टाइप ना, तो रात को सोने से पहले और सुबह अगर एक दफा बंदा ले ले इसको, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। मैं तो 2 बार ले रही हूँ क्योंकि मैं खाती बहुत हूँ। मैंने आपको बताया 3 पराठे मुझे सुबह नाश्ते में खाने और 3 से ज्यादा बातों में अगर खा गई हूँ तो वो भी खा लेती होती हूँ। मैं 6-7 मरतबा खाना खाती हूँ। मैं अभी यहाँ से लंच करके गई हूँ, ऑफिस में फिर लंच करूंगी। माशाल्लाह, फिजा क्यों अपने खाने को नजर लगानी है खुदारा। अच्छा ओके फिजा, आई वांट टू क्लियर समथिंग बिकॉज इसके बाद हम आपके कुछ ऐसे लोगों को अपने सेट पे बुलाएंगे जिनके साथ आपने म्यूजिक क्रिएट किया है। फिजा इज अ ब्रिलियंट सिंगर। सिंगिंग वाली बात मैंने एंड पे इसलिए रखी बिकॉज मैं चाह रही थी कि पहले हम दूसरी चीज़ों पर बात कर लें, इसके बाद हम सिंगिंग पे प्योरली फोकस करेंगे। सो बिफोर वी गो टुवर्ड्स दैट, फिजा थोड़ा सा अगर हमें क्लैरिटी दे दो। एक तो बहुत ही आपकी अच्छी मैरिज थी विद फवाद, लोगों ने मतलब मैं भी आप लोगों की कॉमन फ्रेंड हूँ, और मेरे जहन में हमेशा यही आता है कि व्हाट हैपेंड। अगर थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दे दो। लोग अपनी अपनी अजीबोगरीब कहानियाँ बनाते हैं। फ़िज़ा की कहानी है, अगर फ़िज़ा ही क्लियर कर दे। और दूसरी बात, उसके बाद जो 50,000 कहानियाँ और निकली हैं, प्लीज़ एक दफ़ा बात क्लियर कर लो ताकि ये अजाब ख़त्म हो। फवाद के साथ जब मेरी शादी हुई थी तो बेबी, हाँ मतलब मैं उस वक्त कराची में रहती होती थी। लाहौर मुझे फवाद लेकर आए थे अपने काम की वजह से, वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। ही इज़ बिजनेस पर्सन, तो चिन्योटी फैमिलीज हैं और मेरे साथ कोई मसला नहीं था, कोई झगड़े नहीं थे। कभी उन्होंने मुझे गाली नहीं दी, कभी डांटा नहीं, कभी चीखे नहीं मुझ पर, कभी मारा नहीं, कभी बदतमीज़ी नहीं की। बट येस, ही इज़ अ सोशलाइज्ड पर्सन, उनको सोशलाइजिंग का बड़ा शौक़ है। और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सोशलाइजिंग, वहाँ पे ये जो जीटीज पार्टीज़ का आजकल ट्रेंड है वो हमारी फैमिलीज़ में नहीं होता। और आपका वैसे भी शौक है, मुझे याद है जब आप लोग जाते भी थे बाहर कभी, तो आप हमेशा ज़रा धीमे ही होते थे, मतलब थोड़ी देर गपशप सबके साथ लगा ली कर ली, और मेरे पर हम दोनों ही किसी नुक्कड़ कोने में जाके बैठ जाते थे। हाँ। मुझे भी सच्ची बात है, फैसल को अब मैंने कह दिया कि जानिए आपने सोशलाइज करना है, आपने जाना है, आप जाओ। मेरे में हिम्मत नहीं होती फिजा, इतना काम करने के बाद मीडिया में नहीं हिम्मत होती यार, नहीं होती। तो फवाद को बड़ा शौक था मैं कमेटी पार्टीज ज्वाइन करूँ, मैं ये चीज़ें ज्वाइन करूँ हर वक्त, मतलब उसको टाइम भले ना दूँ। फवाद को मेरा टाइम नहीं चाहिए था, फवाद को सिर्फ ये चाहिए था कि मैं सोशल रहूँ। भाई हर टाउन में ना, लाहौर टाउन में बस फिज़ा की बात होती रहे हर वक्त। फिज़ा नहीं है तो कुछ नहीं है, ओ माय गॉड इधर पार्टी थी तो फिज़ा नहीं आई, ओ माय गॉड इधर जीटी थी फिज़ा, ओ इस कमेटी में फिज़ा ने हिस्सा नहीं लिया, ओ माय गॉड इस किटी पार्टी में फिज़ा नहीं गई। तो ये चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है फवाद के लिए। मैं ऐसी बड़ी सुपरस्टार तो ऑलरेडी थी फिजा, बट फवाद को मैं ऐसी चाहिए थी। उसके लिए स्टारडम टीवी कुछ नहीं था,
उसके लिए ये सब कचरा था कि ये मैं 2 टके का काम करती हूँ, उसके लिए ये चीज़ें नहीं थी। उसके लिए मेरी इमेज और मेरा सब कुछ था कि सोशल होना, लाइक आई एम वेरी वेल सोशलाइज्ड, आई नो एवरीवन। मैं किसी का भी नाम लूँ, मैं बोलूँ हाँ मैं तो तेरी प्यो नू भी जाननी हाँ, मैं तो थोड़ी फुप्पी नू भी जाननी हाँ, ये वाला काम। व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली ये था कि मेरी फैमिली का डिसीजन था, मेरे भाई बहन ने फैसला लिया था कि फिज़ा नहीं रहेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, मगर उस पर कोई झगड़ा नहीं था, उसमें कोई लड़ाई नहीं थी, जैसे किचकिच होती है ना। अभी भी माशाल्लाह आप दोनों का आपस में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं बाय द वे व्यूअर्स खुद कहना चाहूँगी, फिज़ा कहे ना कहे, मुझे पता है कि इनकी अगर इन्होंने पार्ट वेज किए भी तो फराल किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है इस लिहाज से कि मतलब फिज़ा भी पूरा टाइम देती हैं, फवाद भाई पूरा टाइम देते हैं, और ये दोनों अपने जितना मैक्सिमम अपने बेटी को कंफर्टेबल करके लेके चल रहे हैं, और आपस में भी इन्होंने बड़ा पॉजिटिव ताल्लुक रखा है ताकि बच्ची डिस्टर्ब ना हो। राइट, बिल्कुल ऐसी हमारी पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं स्कूल्स में, तो सबको पता है कि वी नॉट टुगेदर, बट जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आई एम देयर फॉर हर, जब उसका रिजल्ट अनाउंस होता है आई एम देयर। हाँ, और अगर कोई ऐसा कोई इवेंट है जहाँ पर फवाद का भी होना ज़रूरी है, मेरा भी होना ज़रूरी है, तो अपनी तरफ से मैं अपनी तरफ से आता है ज़रूर है। और अगर कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है जहाँ पर फराल की हेल्थ इशू या फिर कोई तालीम के मामले में कोई ऐसी बात करनी हो, तो मैं उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करती हूँ, मैं उनके घर जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मैं उनके घर की चौखट के अंदर नहीं जाती, एक रूल मैंने रखा है, मगर मैं घर की चौखट के बाहर बुला के अम्मी से अब्बू से बात करती हूँ। अभी भी उसकी फैमिली को अम्मी अब्बू कहती हूँ। कभी मेरे घर खाना नहीं पक्का हो, मैं लेट हो जाती हूँ शूट से, मुझे फराल को पिक करना है, तो मैं फवाद की अम्मी को कहती हूँ जो पक्का है मुझे दे दे डब्बे में डाल के। वो अलग बात है, वो देती दाल ही है मुझे बाद में मुझे सुनाएंगे कि यही बात कह के आई, देती दाल है, कुछ होता ही नहीं है। या फिर अगर चिकन का सालन बना होता तो कहती है चिकन की बोटी मुक गई थी, शोरबा में दे शोरबा, उनकी बच्चियाँ मुझे भिजवा देती। मगर ये भी प्यार है कि आप एटलीस्ट ख्याल रखते हैं। तो फराल की ड्यूटी होती है, इसको मैं कहती हूँ सुबह उठते के साथ ही अपने बाप को फ़ोन करो, उससे पूछो कि वो ठीक है और मैं उठ गई हूँ बाबा, मैंने ये कर लिया है। तो मैं फवाद से दूर नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे अल्लाह के आगे जवाब भी देना है कि अगर मैं बच्ची को उससे छीन लूँ और मैं उससे मिलने ना दूँ, तो जो कुर्बत बाप की उसको दुनिया में कोई और प्यार नहीं दे सकता। और आप खुद अंडरस्टैंड बहुत क्योंकि अच्छी तरह करते हो। बहुत ऐसे रिश्ते आए, ऐसे रिश्ते आए जो ये बात करते थे कि बेटी बाप को देकर आनी है ना, बेटी नहीं हम अफोर्ड ना, कर सकते। ऑप्शन ही नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ था व्हेन आई वाज अ सिंगल मदर। एंड फिजा वही वाली बात है, जुगन काजिम से शादी करने का मतलब था जुगन और हमजा से शादी की जाए, और अगर वो बात नहीं एक्सेप्ट की कर सकता कोई इंसान तो वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मेरी जिंदगी का, हम क्या इस काबिल नहीं, वो इस काबिल नहीं है। और बात ये कि फिजा आपसे शादी करना, फराल को अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान का लेके आना, उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और मुझे इस टर्म से बड़ी चिढ़ है, एक्सेप्ट कर लेना। भाई क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? कोई बीमारी एक्सेप्ट कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपके लिए तो एक ऑनर है कि आपको एक इतनी खूबसूरत यूनिट मिल रहा है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कोई गैर शरई या कोई इस किस्म की बात नहीं, और अगर वो भी हो तो उसमें फिर भी बच्चे की गलती नहीं होती। सो अल्टीमेटली जब भी कोई किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करे तो उसके साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, स्पेशली अगर उनकी औलाद है और एक डिवोर्स्ड या विडो वाली सिचुएशन है, तो आई एम सॉरी, बच्चे कम विद द पैकेज। और अगर एक्सेप्ट करने की बात है और एक्सेप्ट का वर्ड यूज करना है तो फिर तुसी रहने साडी मेहरबानी, असि कल्ले ठीक है। और कुछ ऐसे रिश्ते भी आए जो आगे से मेरी काफ़ी जगह बात पक्की हुई है, काफ़ी जगह टूटी भी है। वो इस दफ़ा ऐसे होता था कि कुछ ऐसे लोग भी होते थे, कहते थे कि ठीक है हमारा बेटा एक्सेप्ट करेगा, मगर फिर बेटी बाप के पास नहीं जाएगी, उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ले पागल खाने सारे बस सारे। ये बाप है तो फिर यही बाप। मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। ये इस किस्म के अजीबो गरीब उटंगे लोगों में पहले तो मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, उनसे मेरी शादी हुई हुई है, जरदारी साहब से मेरी शादी हुई हुई है, सजाद अली साहब जो सिंगर है उनसे मेरी शादी हुई है। बस कर दो ना, बस अब तुम रुक जाओ, इतनी शादियां मत करो। मैं तुम्हारी कराऊंगी एक बहुत अच्छे मतलब ये रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम कुछ और भी ढूंढ सकते हैं। फिजा की कहीं शादी नहीं हुई हुई, क्लियर कर रही हूँ। ब्रेक में जाएं, जल्दी से ब्रेक में जाएं, ये बात अब ब्रेक में ही हो। क्या बात
बात है, क्या बात है, उठना बहुत जरूरी हो गया। What a beautiful song, फिजा, you are so brilliant, माशाल्लाह। Thank you so much. Your ideas are brilliant। कासिम अली हमारे साथ हैं, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन कंपोजर, एंड ऑफ कोर्स निम्रा मेहरा, जिनको मेहता कह के मैंने इसकी जिंदगी हिसाब कर दी है, हमारा बहुत ही प्यारा बेबी, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर। फिजा, प्लीज टेल अस अबाउट दिस सॉन्ग। यार ये एक एंथम सॉन्ग हाँ। है और नेशनल सॉन्ग है, हमने 14 अगस्त के लिए तैयार किया था। और जब मुझे इसकी कॉम्पोजिशन इन्होंने सुनाई और जब सिर्फ इन्होंने मुझे कहा कि एक बार सुन लें, आपका दिल करेगा कि मैं इसका हिस्सा बनूं, तो इन्होंने मुझे सुनाई सिर्फ ये लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब की अता है ये प्यारा पाकिस्तान। ये लफ्ज़ इतने खूबसूरत लगे, मुझे लगा कि हमारी मोहब्बत का सही इजहार इन सादे लफ्जों में, बनावटी नहीं है कुछ भी। इसमें आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत पाकिस्तान हमें अता कर दिया है और कायद का एहसान भी है हम पे। तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि ये तो कंफर्म है। मैंने जिसको सुनाया, इसमें शेर मियां दाद साहब हैं जो आलाप दिया उनके हैं, फिर मजहर आई साहब ने जो भंगड़ा पाया है वो भंगड़ा उन्होंने किया है, सिंधी ये बनी है माशाल्लाह, और क्या सिंधी में इसने गाया है। और इन्होंने उर्दू में मेरे साथ, क्योंकि उर्दू में मैंने गाया तो उर्दू में इन्होंने मेरे साथ, और पंजाबी में एक हिस्सा Yes, but फिजा, you can sing in every language। आपने सराइकी में भी गाया है, आई नो कि कुछ एक अंग्रेजी पे भी तैयारी हो रही है, वो आपके कहने पे। जबरदस्ती। माय पॉइंट इज कि देखिए, अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और लोग समझते भी हैं, एंड आई फील कि जितना खूबसूरत म्यूजिक फिजा कंपोज करती है और जितनी मोहब्बत से करती है, हर लैंग्वेज बोल लेती है, तो अंग्रेजी में तो वैसे ही माहिर है। हाय अल्लाह, तो ये भी करूंगी मैं, आपकी ख्वाहिश ये प्रॉमिस आपने किया, ये ऑनर। और जब अंग्रेजी का सॉन्ग तैयार होगा तो आपने मॉर्निंग में हमारा यही प्लेटफॉर्म है, जुगन इज द प्लेटफॉर्म। यू हैव एवरी प्लेटफॉर्म, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन इज इन सपोर्ट ऑफ यू, इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत। एक तो सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, A+ जैसे फैमिली है, और जैसे आपने कहा कि आप मेरी फैमिली हो, तो बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत पॉजिटिव हिस्सा दिखा रही हूँ किसी दूसरी औरत का। मैंने मोस्टली देखा है बहुत सारे ऐसे एंकर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी मॉडल्स, एक्ट्रेसेस होती हैं जो किसी की टांग खींच के बहुत खुशी महसूस करती हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, या बहुत होता है ना, तो मैंने आपके किसी हिस्से का खाना, आपके हिस्से का खाना है, और ना ही किसी ने मेरे का। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता मौला जी का कौन। एंड ये मेरी जिंदगी का एक वो है। शुरू में करियर में होता था कभी कभी कि यार इसको क्यों मिल गया, समझ नहीं आती है। इनिशियली बंदे में आती है, और जेलसी ना आए ये भी एक एबनॉर्मल बात है, लेकिन जब मैंने ये बात अपने दिल में और दिमाग में बिठा ली ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो फिर मैं क्यों किसी से उसका हक मांगू या उससे लड़ूं या किसी का बुरा करूं। एंड रिमेंबर, जब तक हम लोग, हमसे मुराद सिर्फ औरतें नहीं, औरतें मर्दों को, मर्द औरतों को, औरतें औरतों को, मर्द मर्द को, हम सब मिलके जब एक दूसरे को पुश करेंगे तो सोचो कि हम सब कितने कामयाब होंगे, कितनी खूबसूरत दुनिया होगी। सो सॉरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इट विल बी जब सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अच्छा देखिए, आज हम इतना खूबसूरत यहाँ पे शो भी किया, बातें भी की, दिल की भी बातें की। एक शिकायत भी छोटी सी, मैं जितने भी सोशल मीडिया वाले जो हम पे कमेंट कर रहे होते हैं हमारी बातों पे, कभी कभी हमें लगता है कि बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जैसे जुगन ने भी कहा, मैं भी इस बात का शुक्रिया अदा करूँगी कि मैं, जुगन और भी बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, आयजा हो गई, मैं देखा कभी आपने उनके पेज पे कोई ऐसे गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, बोला नहीं। मगर कुछ लड़कियाँ भी और कुछ लड़के भी ना कमेंट पे कहीं जगह लिख देते हैं, ओ माय गॉड शी इज़ लुकिंग सेक्सी, शी इज़ लुकिंग हॉट। ये लैंग्वेज नहीं यूज़ किया कीजिए, ये दो लफ्ज़ बड़े गंदे लगते हैं। पता है, बंदा ना अजीब सा महसूस कर तारीफ में होते हैं मगर लफ्ज़ सही नहीं है। एंड द पॉइंट इज, अगर हमने सेक्सी लगना होगा आपको पता चल जाएगा कि हम सेक्सी लगने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस चीज से थोड़ा सा रिटायर हो चुके हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग मदर्स एंड फैमिली पीपल। निम्रा चाहती है आप ऐसे कमेंट्स इनके बारे में ऐसे करेंगे। नो शी सेड कि हम ऐसी चीजों से गुजर चुके हैं, मैं तो भी शुरू हुई हूं यार। बेटा हम तुम्हें गुजार देंगे, हम तुम्हें अच्छी तरह गुजारेंगे। सबसे व्यूअर्स इस सपोर्ट में कि हम निम्रा को हर चीज से गुजारेंगे, कासिम इस बात के गवाह हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की अता है, रब ताला की अता है हमारा प्यारा पाकिस्तान। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे सुपरस्टार्स जो हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान के लिए। और देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडिया वाले लोग, हम अपनी जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो डेडिकेशन है अपने मुल्क को, अपने क्राफ्ट के थ्रू ही शेयर कर सकते हैं। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ फिज़ा, कासिम, निम्रा और इनकी जो पूरी टीम है जिन्होंने आगे बढ़ के इतना खूबसूरत एंथम तैयार किया। अब इसको देखना और इसको वायरल करना आपका काम है व्यूअर्स। जब वायरल वीडियोस की बात करते हैं तो बीबी 50 मिलियन व्यूज़ सिराइकी गाने पे
आप तो सराइकी नहीं बोल सकते। नहीं, मैं सराइकी भी नहीं बोल सकती, मैं पंजाबी भी नहीं बोल सकती। तो मैं लाला जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो जब मैंने ये शोज़ करना शुरू किया, स्पेशली जब मैं मॉर्निंग शोज़ भी करती थी, तो सारे मेरे पास इस तरह से आते थे जैसे आपके पास लोग आते हैं, आप सुनते हैं। तो मेरे अंदर ये पैशन तो था कि मुझे गाने करने, मुझे क्योंकि मैंने अपने टाइटल सॉन्ग भी मॉर्निंग शो का गाया था राहत फतली खान साहब के साथ, सुबह की फिजा वाला। तो एक था कि मुझे बनना है। उस पे भी 20 मिलियन चले गए थे फॉलोअर्स फेसबुक पे। बहुत अच्छे। बाय द वे कल ही फिजा ने हिट किया है 5 मिलियन ऑन टिकटॉक। कांग्रेचुलेशंस। व्हाई कांट वी सेलिब्रेट दिस? यार ये हमारे ऐप से हमें खुशी मनानी चाहिए। एंड द पॉइंट इज, देखो डिजिटल की दुनिया है, इफ यू आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल ऑन दैट वी शुड सेलिब्रेट। निम्रा मैडम के भी बाय द वे 2 मिलियन के करीब फेसबुक पे हैं और पता नहीं किधर किधर कितने कितने मिलियन है। कासिम तुम्हारे कितने मिलियन पे हैं? पहुंच रहे हो? नहीं, मेरे मिलियंस में तो नहीं है। बाय द वे मेरा एक सॉन्ग जो है काफी वायरल हुआ। मैं कैसे इसका सॉन्ग, हाँ मैं कैसे मनाऊं ईदे, मैं कैसे मनाऊं ईदे। यार थोड़ा सा सुना दो, थोड़ा सा सुना दो, थोड़ा सा सुना यार मुझको नजर मैं कैसे मनाऊं ईदे, मेरा चांद मैनू नजर आवे ना। इस पे शायद ही कोई स्टार हो, सुपर अगले ने मुंह फेर लिया, अगले ने मुंह फेर लिया, भाई ने एंज करके मुंह किया और दूसरे भाई ने मुंह ही चांद फेर इतने करीब से देख ये नहीं तो सकता चांद मैं। ग्रहण में आ गया। It is an amazing song and what a beautiful voice you have, Kasim. God bless you. By the way, इस song के बारे में जल्दी से बताओ कि किसने कंपोज किया, क्या हुआ? कासिम अली ने कंपोज किया था और कासिम ने साथ गाया भी हमारे। और मुझे लगता है बहुत अच्छी काविश है कि अपने नौजवान लड़का हो के अपना इसका सेकंड सॉन्ग है ये, और उसमें सारे स्टार्स ने इसके साथ जो है वो साथ दिया और मुल्क की मोहब्बत इस बच्चे ने लिख के अपने लफ्जों से बयान किया और सबको गवाया। जब मैं पहली बार करने गई थी इस गाने के वोकल, इस नगमे के वोकल करने गई थी, तो मैंने कभी पश्तो गाया नहीं है पहले। तो इस वन जो कहता है कि आप इसको ऐसे गाएं, आपके वास्ते पे ज्यादा सूट करेगा। मैंने कभी गाया नहीं। आपने सिंधी पश्तो दोनों गाया है? हाँ, सिंधी पश्तो टाइप क्या कहते हैं उसको? सिंधी है। हाँ, सिंधी गाया। मुझे वैसे मैंने कभी गाया नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं है कैसे होता है। मतलब ये भी नहीं पता कि मैंने सिंधी में गाया है। नहीं, कभी आपने लैंग्वेज चूज की ना, अलग से उर्दू में गाया, इंग्लिश में गाया, लेकिन ऐसी लैंग्वेज नहीं। निम्रा बड़ा जरूरी है। देखिए सिंगर जो होता है स्पेशली, और जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं वो किसी मुल्क के नहीं होते, वो इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं। वही ना, तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था जो इसने मेरा कराया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोगों को पसंद भी आया कि अलग किस्म का भी कुछ खाया गाया। निम्रा को बहुत भूख लगी हुई, आलू अंडे खाना चाह रही है। बाय द वे थैंक यू सो मच मेजबीन, बहुत ही लजीज आपने पराठे भी तैयार कर दिए और अंडे आलू भी। वो उसको उसने यही मैंने कहा भी इस आखिरी सेगमेंट में हम क्या बात करेंगे, तो निम्रा पाइप्ड अप एंड सेड हम गाने की बात करेंगे, खाने की बात करेंगे और खाने की बात करेंगे। मैंने कहा खाने की बात हो तो मैंने कब कंट्रोल योरसेल्फ निम्रा, फिर तुम्हें मेहता बुलाऊं? ये जाती है, मैं आने बताने जाती है करती है। इसके भाई ने इसको कहा सुनो मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझसे आप करके बात किया करो। आगे कहती है शट अप। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो जिंदगी में किसी एक्सपीरियंस से अभी नहीं गुजरा एज पर हर मतलब जो इन्होंने हमें फीडबैक दी है। तो अब फिजा और मैंने सोचा है कि हम इसको एक्सपीरियंस कराएंगे दुनिया। तो हम तुम्हें दुनिया दिखाएंगे बेटा, तुम्हें सीधा करेंगे, दुनिया तुम्हें घुमा देंगे। सही कह रहे हैं ना? डन है ना? ओके, फ्यूचर प्लान्स विजा, एवरीबody wants to know what is Fiza going to come up with next। हर बार कोई नई चीज लेके आ जाती हूँ। मैं जो हूँ मैं शादी ब्याह के गाने नहीं गाना चाहती। मज़ीद बहुत सारे मैंने शादी ब्याह के गाने गा लिए। मुझे पता नहीं था कि शादी ब्याह के गाने गाने के बाद आपको शादी ब्याह के फंक्शंस में भी गाना गाना पड़ता है। तो मैंने एक फंक्शन पकड़ लिया, मुझे कोई 4-6 लाख रुपए एडवांस आ गया, मैंने पकड़ लिया। मुझे ये नहीं पता था कि उधर कॉन्सर्ट वाला माहौल नहीं है, उधर कुछ और माहौल है। वो सारे मेरी टीम के लोग आए, वो आके मुझे कहने लगे कि वेल कौन चुकेगा। मैंने कहा वेल क्या होती है? कहते हैं नहीं कुछ तो होता है, वेल कौन चुकेगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो मेरी सनई या असिस्टेंट उसको बुरखा पहना देंगे, वो चुक लेगी। मगर होता क्या है? उन्होंने कहा जो वो जो उत्ते आता है, उत्ते वाला ले रही हो या जो एक फिक्स अमाउंट है वो ले रही हो? मैंने कहा उत्तो जो आता है वो क्या है? वो कहते हैं उत्तो वो होता है जो ऊपर का पैसा होता है, उछालते हैं, वो ट्रक भर के आता है सिंगरों का। और जो ये वेल है वो यही होती है जो ऐसे ऐसे निछावर कर रहे होते हैं, और कोई बंदा उसमें से जो चुकनाइजर होता है वो पैसे उठाओ तो जमा कर रहा होता है। वो कोई
50 लाख की भी गेम होती है, 40 लाख की भी गेम होती है। मैंने कहा मैंने उधर नहीं जानी। मैंने कहा आप मुझसे डबल पैसे ले लें मगर ये एडवांस मेरा वापस करें, मैंने शादी ब्याह के गाने नहीं करने, मैंने कहा कॉन्सर्ट्स करने, मैंने ये करना है, मुझे आप किधर लेके जा रहे। वो शादी ब्याह के गाने होता है कि आपको वहाँ पे ना एक तो आपकी सिक्योरिटी बड़ी जरूरी होती है शादी के फंक्शन में। मैंने भी एक ही किया था, जिंदगी का एक्सपीरियंस था, उसके बाद नहीं किया। पता है मुझे तो अच्छा मैंने तो गाना नहीं गा सकती, लेकिन पिछले दिनों मुझे ये जरूर एक क्वेरी आई कि आप शादी का इवेंट अटेंड करने के कितने पैसे लेती हैं। मैं कहा क्या मतलब, किसकी शादी अटेंड करनी है और उसके पैसे अक्रॉस द बॉर्डर होता है, मतलब ये शाहरुख खान वगैरह ये लोग करते हैं, लेकिन हमने नहीं शादी अटेंड करनी, हमारी अपनी फैमिली में तेरी शादी हो जाती है और हमें वेले बुले हुए नहीं उठानी। एनीवे गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बॉय, क्या बात है आपकी, कासिम अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह कंपोज करते रहें और हमारे मुल्क को ट्रिब्यूट पेश करते रहें। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट दैट यू क्रिएटेड, जिसमें फिर सब हिस्सा बने। फिजा, थैंक यू सो मच इसको स्पेयरहेड करने का और पाकिस्तान को एक इतना खूबसूरत तोहफा देने का फॉर 14th अगस्त। थैंक यू सो मच। और एक और बात, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक नई फैमिली ज्वाइन की है और ये बहुत अच्छी फैमिली है, ये आपका साथ देगी सारी ज़िंदगी। कभी भी आप ऐसे बोलेंगी कि बस मैंने आना है, और अगर आप कहीं और भी होंगी आप कहेंगी मैंने आना है, ये अपना प्लेटफॉर्म खोल के आपको दे देंगे। ये ऐसा चैनल है और यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, दे नीड यू मच। थैंक यू माय लव। अल्लाह करे कि हमारे इस प्रोग्राम को भी उतनी कामयाबी मिले जितना आपके प्रोग्राम को माशाल्लाह माशाल्लाह मिली है। इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड टॉक शो, एंड मतलब टॉक शो भी है, गेम शो भी है, हर चीज़ ही है वो, और वो कितना अमेजिंग शो है। फिजा इज़ इन हर एलिमेंट, आपने भी ज़रूर देखना है GNN पे। अब हम जा रहे हैं A+ से एक दिन की ब्रेक की तरफ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।